नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको एक रहस्यमयी और विचित्र जंगल की सैर पर ले जाएगी। ये कहानी है एक शिकारी की, एक वादे की, एक धोखे की और एक ऐसे भयानक खंडहर की जिसका राज कोई नहीं जानता। कहानी में आपको दोस्ती, मजबूरी, लालच और आखिर में किस्मत का एक ऐसा खेल देखने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। ये कहानी सिखाएगी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और कभी कभी जिसे हम राक्षस समझते हैं उसके पीछे का सच कुछ और ही होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में कंचनपुर नाम का एक राज्य था जहां राजा सामदेव राज करते थे। सामदेव एक दयालु और प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे, लेकिन वह कभी भी प्रजा का ख्याल नहीं रख पाए थे। उन्हें एक दिन भी प्रजा का हाल जानने की फुर्सत नहीं मिली। उनके राज्य के 3 तरफ शत्रु राजाओं का राज्य था। किसी न किसी राजा से लड़ाई होती रहती थी। कंचनपुर एक समृद्ध राज्य था। उनके राज्य में आमदनी के कई रास्ते थे। राजा के नगर में बर्तन बनाने वाले कारीगरों की भरमार थी। कंचनपुर के बने तांबे, कांसे और सोने चांदी के बर्तन करीब 50 राज्यों में जाता था। उसे राजा को इतना ज्यादा कर मिल जाता कि राज दरबार का खजाना हमेशा सोने की मुद्राओं से भरा रहता था। राजा की यही समृद्धि दूसरे पड़ोसी राजाओं को खटकती थी तो वह कंचनपुर पर हमला करते रहते थे। सामदेव पड़ोसी राजाओं से लड़ते लड़ते तंग आ चुका था। वह अब विचार कर रहा था कि अपने राज्य को एक किले की तरह बना दिया जाए। उसने अपने मंत्री और दरबारियों से सलाह ली तो उसके मंत्री ने बताया, महाराज, पूरे राज्य को किले में बदलना बहुत कठिन काम है। इस काम में सैकड़ों साल लग जाएंगे, तब तक आप राजा नहीं रह पाएंगे। 60-70 साल बाद खुद ही राजा को अपनी इच्छा से अपने बेटों को गद्दी सौंपनी पड़ती है। आप अपने नगर को किले में बदल सकते हैं। इसमें भी करीब 5 साल का वक्त लग जाएगा, लेकिन अपने नगर की सुरक्षा पहले ज्यादा जरूरी है। आप पहले नगर की सुरक्षा करें, एक अभेद्य किला बनवा दे। राजा बोला, अगर मैं सिर्फ अपनी नगर की सुरक्षा की बात करता हूँ तो यह प्रजा के साथ अन्याय होगा। मुझे प्रजा का भी ख्याल रखना है। मैंने सोच लिया है कि राज्य की सीमा पर हर तरफ बाड़ लगाए जाएंगे। अभी राजा और मंत्री बात कर ही रहे थे कि राजा का राजकुमार कुशाल दरबार में आ गया। वह राजा और मंत्री के बीच की बात सुन रहा था। वह राजा से बोला, पिताजी, आपको मंत्री जी की ही बात मान लेनी चाहिए। अगर आप सीमा पर बाड़ लगाने का काम करोगे तो दुष्ट राजा लड़ने का बहाना ढूंढने लगेंगे। वह एक एक हाथ जमीन के लिए लड़ने लगेंगे और इस तरह के मुद्दे पर सभी एक हो जाएंगे। हो सकता है सभी विरोधी एक साथ आ जाए तो हम एक साथ 3 मोर्चों पर 3 राजाओं से लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जानबूझकर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि सभी दुश्मन एक हो जाएं। इसलिए आप इस तरह के विचार छोड़कर अपनी सेना को मजबूत बनाइए, सैनिकों की संख्या बढ़ाइए और उम्दा किस्म के हथियार खरीदिए। किसी राजा की ताकत सेना ही होती है। राजा राजकुमार कुशाल की बातों से सहमत हुआ तथा बोला, हम अपनी सेना की ताकत को बढ़ाएंगे, तभी 3 दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे। उधर राजा के तीनों दुश्मन राजा अलग से तैयारी कर रहे थे कि राजा सामदेव को हराकर कंचनपुर को कब्जे में ले लेना है। लेकिन तीनों राजाओं में इस बात की सहमति नहीं बन पा रही थी कि राज्य पर कब्जा जमा लेने पर कंचनपुर को हम किस तरह अपने राज्य में शामिल करेंगे। राज दरबार के खजाने का बंटवारा कैसे होगा, कंचनपुर के कारीगरों का हम किस तरह बंटवारा करेंगे, राजा सामदेव के व्यापार का बंटवारा हम कैसे करेंगे। कंचनपुर के पूरब तरफ में राजा मूरत का राज्य था। मूरत की एक राजकुमारी थी जिसका नाम संजना था। वह मन ही मन कुशाल से प्रेम करती थी। वह नहीं चाहती थी कि कंचनपुर पर कोई हमला करे। वो राजकुमारी रहस्यमय थी। राजा मूरत की रानी ने उसको जन्म नहीं दिया था। वह जंगल में मिली थी। उसके साथ एक नन्ही सी कटारी मिली थी जो एक अंगुल से भी छोटी थी। वह कटारी राजकुमारी के साथ साथ बड़ी हो रही थी। राजकुमारी जब 5 साल की हुई थी तब वही उस कटारी को उठा सकती थी या रख सकती थी। दूसरे को कटारी दिखती तो थी, मगर छूने से पहले अपने स्थान से हट जाती थी। कोई लाख कोशिश के बाद भी पकड़ नहीं पाता था। राजा मूरत कटारी के रहस्य से परेशान था तो राजकुमारी भी उसके लिए रहस्य ही थी। राजा इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था कि जिस लड़की को राजा ने अपनी बेटी मान लिया है वह असल में इंसानी लड़की है या कोई परी, जिन्नी या और कुछ है।
राजा मूरत ने इस बात की जानकारी के लिए अपने पास के जंगल में तपस्या कर रहे महात्मा को बुलवा लिया तथा अपनी राजकुमारी संजना का भविष्य देखने को कहा, उसके जीवन के रहस्यों को खोलने को कहा। तब महात्मा बोले, इसके जन्म के रहस्य को गोपनीय ही रखो। इतना समझ लो कि यह कोई जिन्नी या परी नहीं है, लेकिन इसका जीवन एक रहस्य है, इसे रहस्य ही बने रहने दो। राजा बोला, महात्मन, इसके साथ एक कटारी भी मिली थी जो बहुत मामूली सी थी, मगर इसके साथ वह लोहे की कटारी बढ़ रही है। ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना कि लोहा भी जिंदा होता है, घटता बढ़ता है। महात्मा बोले, यही तो रहस्य वाली बात है। इसके जन्म के साथ कटारी भी जन्म ली थी। कटारी की वजह से ही इसे भूतनी समझकर इसके माता पिता ने इसे जंगल में फेंक दिया था। क्योंकि इसकी कुंडली में राजयोग था, तो हर हाल में इसे राज दरबार में आना ही था। किसी राजा की बेटी बनना ही था, सो आपकी बेटी बन गई। आगे भी इसे रानी बनना है। यह कटारी इसे अपराजय बनाती है। इसका ब्याह जिस किसी से होगा, ये जिस किसी को वरण करेगी, उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। उस राजा को 100 राजा भी मिलकर हरा नहीं पाएंगे। राजकुमारी की कटारी में ऐसी शक्ति है। राजन, आप राजकुमारी को लेकर जरा भी शंकित नहीं रहे। राजकुमारी आपके लिए अति शुभ है। इतना बताकर महात्मा जंगल को चले गए थे। समय के साथ राजकुमारी सयानी हो गई थी और एक दिन जंगल में शिकार करने के दौरान राजकुमारी ने राजकुमार कुशाल को देख लिया था। तब से राजकुमार कुशाल उसके दिल में उतर गया था। हालांकि राजकुमार कुशाल ने भी राजकुमारी संजना को देखा था, उसे राजकुमारी पसंद भी आई थी, मगर यह सोचकर उस पर से ध्यान हटा लिया था कि यह हमारे दुश्मन राजा की बेटी है, इससे प्यार का इजहार करना आग से खेलना है। मूरत राजा वैसे भी हमेशा उबलता रहता है, उसे बेवजह युद्ध करने का एक बहाना मिल जाएगा। तो राजकुमार कुशाल ने राजकुमारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि राजकुमारी कुशाल को जब से देख ली थी तब से मन में बैठा ली थी कि वह ब्याह करेगी तो कुशाल से। राजकुमारी को क्या लेना देना था 2 राजाओं की दुश्मनी से। वह युद्ध को एक पागलपन मानती थी। वह राजा पागल होते हैं जो धन के लोभ में दूसरे राजा से लड़ाई मोल ले लेते हैं, युद्ध भी लड़ते हैं। बहुत से लोग जान गंवा देते हैं। राजा जिंदगी भर लड़ाई लड़ता है, उसे एक पल के लिए सुकून नहीं मिलता। लड़ते लड़ते राजा भी कभी मारा जाता है, उसका साम्राज्य यहीं रह जाता है। उसका महल, उसकी रानी, उसके बेटा बेटी सभी यहीं रह जाते हैं। वह जमीन भी यहीं रह जाती है जिसके लिए वह लड़ा था। जिस सुकून के लिए राजा लड़ाई लड़ा था, वह सुकून उसे एक दिन भी नहीं मिल पाता। राजकुमारी संजना प्रेम में विश्वास करती थी। उसका मानना था कि इंसान को इंसान से मिलजुल कर रहना चाहिए। उधर राजा मूरत सामदेव पर खतरनाक तरीके से चढ़ाई करना चाहता था। वो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता था, तो अपने दक्षिण के राजा तेलुराम और उत्तर के राजा मखीराम से लगातार बातचीत कर रहा था। अब तीनों राजाओं में सहमति बनी कि हम एक साथ कंचनपुर राज्य पर धावा बोलेंगे और एक दिन में राज्य को अपने कब्जे में ले लेंगे। इस बात की जानकारी संजना को हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि कंचनपुर का बाल भी बाका हो। कुशाल हर 2-4 दिन में एक बार जंगल में शिकार को जाता था, तो अनायास वह पूरब की तरफ की सीमा पर चला जाता था। उसी सीमा के उस पार संजना भी कभी कभी जंगल में घूमने आती थी, लेकिन जब से कुशाल को देख ली थी तो वह 1-2 दिन के बाद किसी भी तरह सीमा पर आ जाती थी। तो जब से संजना ने पिता को अन्य राजाओं के साथ गुप्त मीटिंग की बात सुन ली थी, तब से कुशाल से मिलने को बेचैन हो गई थी। वह कुशाल को आगाह कर देना चाहती थी कि उसका राज्य खतरे में है। 3 राजा एक साथ मिलकर किसी भी वक्त कंचनपुर पर हमला करने वाले हैं। वह अपने राज्य की सीमा पर आ गई थी, तो कुशाल भी सीमा पर चला गया था। संजना उसे देखते ही बोली, राजकुमार, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। राजकुमार बोला, आप मेरे दुश्मन राजा की बेटी हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। राजकुमारी बोली, बात आपके भले के लिए है और मैं कोई आपकी दुश्मन नहीं हूँ। एक औरत भला किसी की दुश्मन कैसे हो सकती है? आपने मेरा क्या नुकसान किया है? अरे, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। आपका राज्य खतरे में है, लेकिन जब आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं मान लेती हूँ कि मेरा ही ख्याल गलत है। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी पर भरोसा किया, अपनी बात कहनी चाहिए, उसकी जिंदगी को अपनी समझी, मगर मेरा ख्याल बेहद गलत था। मुझे पता है कि आपकी और हमारी यह आखिरी मुलाकात है।
कल न तो आप जिंदा रहोगे न मैं रह पाऊंगी। राजकुमार बोला, ऐसी कौन सी विपदा आने वाली है? आप मुझसे क्या बताना चाहती हो? राजकुमारी बोली, मैं आपकी दुश्मन की बेटी हूँ तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इसलिए आप मेरे लिए जरूरी हो। आपकी जान मेरे लिए जरूरी है। मेरे पिता तेलूराम और मक्खीराम से जा मिले हैं। तीनों मिलकर आपके राज्य पर हमला करने वाले हैं। राजकुमार बोला, आपकी बात गलत भी तो हो सकती है। राजकुमारी बोली, सावधान रहने में बुराई क्या है? आप यहाँ बात में समय मत बर्बाद करो, आप जल्दी से राज दरबार जाओ और अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करो। इतना कहकर राजकुमारी चली गई तो राजकुमार महल वापस लौट आया। वह मन में विचार कर रहा था कि मैं इस सूचना को तो पिता को दूंगा, मगर अलग तरीके से यदि कह दिया कि मूरत की राजकुमारी ने यह सूचना दी है तो वह भड़क जाएंगे। राजकुमार राज दरबार में आया और पिता से बताया, पिताजी, मुझे एक जासूस से सूचना मिली है कि हमारे राज्य पर हमला होने वाला है और एक साथ 3 राजा आज आधी रात में हमारे राज्य पर धावा बोलने वाले हैं। राजा सामदेव ये सुनकर हैरान हुआ कि एक साथ तीनों राजा कैसे हमला कर सकते हैं, उनमें तो कभी आपस में बनती नहीं। राजकुमार बोला, पिताजी, जासूस ने कोई गलत सूचना नहीं दी है, उसे कहीं से सुराग मिला है तभी ऐसी सूचना दी है, और फिर हमें सावधान रहने में कोई बुराई तो नहीं है। राजा बोला, बुराई तो नहीं है, मगर तुरंत सैनिकों की तैनाती में खर्चे बहुत आते हैं, हमें रातों रात सीमा पर सैनिकों को तैनात करना होगा। राजकुमार बोला, खर्चे के डर से हम सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं कर सकते। आप अभी तुरंत सेनापति को आदेश दीजिए कि तीनों राज्य की सीमा पर बहादुर सैनिकों की तैनाती करें। राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि हमारे छापेमार सैनिकों को आधी रात से पहले तीनों राज्यों की सीमाओं पर तैनात करो और सैनिकों को आदेश दो कि वह किसी भी हमले का खतरनाक तरीके से जवाब दे। राजा के आदेश के अनुसार सैनिक सीमा की तरफ कूच कर गए। उधर बड़ी आराम से तीनों राज्यों की सेना कंचनपुर की सीमा में घुसने लगी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि राजा सामदेव पहले से सावधान है और अपने खतरनाक सैनिकों को लगा रखा है। सामदेव के सैनिक अपने दुश्मन सैनिकों पर ऐसे टूट पड़े जैसे बकरियों के झुंड पर शेर टूट पड़ता है। सैनिकों को भागने तक का मौका नहीं मिला। कुछ पल में ही तीनों राजाओं की आधी सेना मारी गई। किसी तरह राजा मूरत, राजा तेलूराम और राजा मक्खीराम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाने में कामयाब हो पाए थे। वह भागकर अपने राज दरबार लौट गए थे। कंचनपुर ने तीनों राजाओं को ऐसा सबक सिखा दिया था कि वह अब 10 साल तक कंचनपुर की तरफ देख भी नहीं सकते थे। उन्हें आभास हो गया कि आधी रात में धोखे से यदि कंचनपुर में नहीं घुसते तो उनका इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। सामने की लड़ाई में उनके आधे सैनिक नहीं मारे जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि राजा सामदेव को उनकी योजना की भनक लगी कैसे। वह तो राजा मूरत के दरबार के एक कमरे में योजना बनाए थे, इसकी भनक किसी को नहीं लगी थी। तो किसने इस बात की खबर सामदेव तक पहुंचाई? शक की सुई मूरत के राज दरबार में आकर ठहर गई। राजा मूरत काफी गुस्से में था। वह अपने जासूसों को आदेश दिया कि वो पता लगाएं कि हमारी गुप्त बातें लीक कैसे हुई और सामदेव तक कैसे पहुंच गई। जासूस पता लगाने के लिए जी जान से लग गए। तो उधर कुशाल राजकुमारी संजना पर बहुत खुश था कि वह दुश्मन की बेटी होते हुए भी मेरे दोस्त का काम की है। वास्तव में वह मेरी रानी बनने के योग्य है। लेकिन अब उसे रानी बनाऊं कैसे? उसका पिता कभी नहीं चाहेगा कि वह कंचनपुर में ब्याही जाए। मेरा पिता भी उसे फूटी आंख देखना नहीं चाहेगा। तो मैं करूं क्या? सबसे बड़ी बात कि राजकुमारी को धन्यवाद तो बनता ही है। उससे मिलूंगा तो उसे धन्यवाद बोल दूंगा। उधर सामदेव ने राजकुमार को महल से निकलने पर मना कर दिया। बोला, इस वक्त तुम्हारा महल से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमने अपने दुश्मनों को ऐसी चोट पहुंचाई है कि कई साल तक उबर नहीं पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चुप बैठ जाएंगे। वह हमारे राज्य का नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास करेंगे। इसलिए तुम बाहर मत जाओ, हो सकता है तुम पर हमला हो जाए। अच्छा रहेगा दुश्मनों से बचकर रहो। राजा के आदेश पर राजकुमार कुशाल को अब राज दरबार के कमरे में ही ठहरना पड़ा। वह चाहकर भी राजकुमारी संजना से नहीं मिल सकता था। उधर मूरत के जासूसों ने 1 हफ्ते में ही पता लगा लिया कि कौन गद्दार है। वह राजा से बताए, महाराज,
गद्दार हमारे महल का ही आदमी है। यदि आप जीवन दान देने और हमें अभय प्रदान करें तब हम बताइए कि गद्दार कौन है। राजा मूरत बोला, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम निर्भीक होकर बताओ कि वह गद्दार कौन है। तब जासूस बोला, महाराज, वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी है। उसने ही कुशाल से मिलकर आपकी योजना को विफल किया है। राजा की तो शक की सुई पहले से राजकुमारी की तरफ थी। वो जासूस से बोला, अब तुम जा सकते हो। जासूस के जाने के बाद राजा रानी के कक्ष में गया और बोला, रानी, मैंने उस दिन जंगल में मना किया था कि इस नाजायज लड़की को अपने घर मत ले चलो। पता नहीं ये किसकी पाप है जो मेरे पर अब विपत्ति बनकर छा गई है। रानी बोली, हुआ क्या है? आप संजना पर इतना नाराज क्यों हो? क्या किया है उसने? राजा बोला, क्या नहीं किया है इसने? यह हमारे दुश्मन से जा मिली है। इसी ने राजकुमार कुशाल को आगाह कर दिया है। मुझे तो लगता है कि इसके कुशाल से कोई चक्कर है। रानी राजकुमारी से बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती से हमारे 10,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। राजकुमारी बोली, माँ, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कभी किसी राजकुमार से नहीं मिली। मैं किसी कुशाल को नहीं जानती। ये आरोप मेरे ऊपर बेबुनियाद है। राजा बोला, जासूस ने पूरी सटीक जानकारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम राजकुमारी का है। रानी बोली, आप कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो। यह हमेशा मेरे पास ही रहती है। इसकी गलती है कि कभी कभी अकेले बाग में चली जाती है और कोई भी राजकुमार हमारे बाग तक नहीं आ सकता। और यदि बाग तक आता है तो यह तो हमारी सैनिकों की कमजोरी है। आप राजकुमारी पर शंका करते हो तो इस शंका को हमेशा के लिए मिटा दो। 1-2 हफ्ते में राजकुमारी का ब्याह करा दो। आपकी जानकारी में कई राजा है, कई राजकुमार है। आप तुरंत राजकुमारी का ब्याह करा दो। राजा मूरत बोला, यही अच्छा रहेगा। मैं कल फूलपुर जाता हूँ। फूलपुर का राजकुमार मुझे बहुत पसंद है। मैं उसी से राजकुमारी का ब्याह करा देता हूँ, क्योंकि अब इसका महल में रहना ठीक नहीं। अगर तेलूराम या मक्खीराम को पता चल गया कि हमारी राजकुमारी ने गद्दारी किया है तो वह हमारे दुश्मन बन जाएंगे। राजा मूरत दूसरे दिन ही फूलपुर के लिए निकल गया और राजकुमारी का ब्याह फूलपुर के राजकुमार से तय कर दिया। इधर राजा सामदेव को अपनी बहन के पास सिद्धगढ़ जाना था, तो वह गोपनीय तरीके से भेष बदलकर कुछ सैनिकों के साथ सिद्धगढ़ निकल गया। सिद्धगढ़ के रास्ते में ही फूलपुर था। इधर से राजा सामदेव जा रहा था, उधर से मूरत अपने कुछ सैनिक टुकड़ी के साथ लौट रहा था। मूरत भेष बदलने के बाद भी सामदेव को पहचान गया तो अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे घेर कर बंदी बना लो, भागने न पाए। सामदेव के पास सिर्फ 2 सैनिक थे, जबकि मूरत के पास 1 दर्जन सैनिक थे। सामदेव मूरत से जमकर लड़ा, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाया और मारा गया। इसकी खबर कंचनपुर के दरबार को हुई कि राजा सामदेव धोखे से मार दिए गए हैं। राजा मूरत ने उन्हें मार दिया है। यह खबर राजकुमार कुशाल को मिली तो मूरत को सबक सिखाने को ठान लिया, लेकिन राजा के मंत्री ने कुशाल को मना कर दिया। आप अभी नौजवान हो, आपका निर्णय काफी नुकसानदायक हो सकता है। हम कोई बड़ा युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। अभी हमारे बीच राजा नहीं है। अब आपको ही राजकाज संभालना पड़ेगा। आपको अभी कुशल नेतृत्व की जरूरत है। आपको एक कुशल राजा बनने में 3-4 साल लग जाएंगे। उसके बाद आप फिर किसी को भी टक्कर दे सकते हो। अभी आप राजा बनने की तैयारी करो। मंत्री ने कुशाल को राजा बनवा दिया। उधर राजा मूरत राजकुमारी संजना का ब्याह फूलपुर में तय करके आ गया था। वह रानी से बताया, मैंने 2 काम कर दिया है। पहला काम कि राजकुमारी का ब्याह फूलपुर में तय करा आया हूँ, और दूसरा सबसे बड़ा काम कि मैंने अपने दुश्मन सामदेव को कुत्ते की मौत मार दिया है। वह रास्ते में ही मिल गया था। मेरी इंतकाम की आग अभी शांत हो गई है, मगर सिर्फ कुछ दिन के लिए। मुझे हर हाल में कंचनपुर को अपने राज्य में मिलाना है। ये बात संजना सुन रही थी। पहली बात पर ही वह जल भुन गई थी कि उसका ब्याह फूलपुर में तय हो गया है। राजा से हुआ है या उसके राजकुमार से, यह भी पता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि कुशाल के पिता मार दिए गए हैं, वह भी मेरे पिता के द्वारा। राजकुमारी सोच ली कि मैं अब जीकर क्या करूंगी। मेरा जीना ही बेकार है। मेरी पसंद मुझे मिल नहीं सकती और मैं किसी दूसरे के साथ रह नहीं सकती। राजकुमारी ने विचार किया कि मैं आज रात में अपनी ही कटारी से आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमारी बहुत उदास थी। ये तो राजा रानी दोनों देख लिए थे कि वह ब्याह की बात से खुश नहीं है, मगर यह राजमहल के लिए अभिशाप है। जितनी जल्दी यहाँ से चली जाए
उतना ही अच्छा है। उधर जब रात हुई तो राजकुमारी अपने कमरे में सोने चली गई, मगर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वह अब साधारण नींद नहीं सोना चाहती थी, वह चाहती थी कि हमेशा के लिए सो जाए। धीरे धीरे आधी रात हुई तो राजकुमारी उठ बैठी और अपनी कटारी निकाल ली और उसे अपने पेट में मारना चाही। तभी कटारी बोल उठी, ठहरो राजकुमारी, ये तुम क्या करने जा रही हो? अरे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें किससे डर है? मुझे आदेश दो, मैं उसका संहार कर दूंगी। मैं किसी भी राजा की सेना को पल भर में मौत की नींद सुला सकती हूँ। मैं पहाड़ की गुफा में छिपे शत्रु को भी पत्थर तोड़कर मार सकती हूँ। राजकुमारी, तुम अजेय हो, अभय हो, तुम अपने मन की कर सकती हो। तुम्हें राजा कुशाल पसंद है तो तुम उससे ब्याह कर सकती हो। तुम्हें आत्महत्या की जरूरत ही नहीं है। तुम चैन की बंसी बजाओ, मैं जब साथ हूं तो किस बात की चिंता है? राजकुमारी बोली, मैं आपकी शक्ति से अनजान थी। मुझे आपके बारे में सिर्फ इतना पता था कि आप मेरे साथ जन्मी हो, मगर मेरी खातिर जन्मी हो, मुझे आज पता चला है। राजकुमारी बहुत खुश हुई तथा अपने ब्याह की तैयारी करने लगी। वह मन में विचार कर ली थी कि जिसने मेरा पालन किया है उसे उसके घर में धोखा नहीं दूंगी। अब जो कुछ करूंगी इस महल से निकल जाने के बाद करूंगी। वह दिन भी आ गया जिस दिन राजकुमारी का ब्याह तय था। समय के साथ बारात भी आ गई, मगर राजकुमारी को जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिस राजा का राजकुमार 20 साल का है, वह राजा खुद अपना ब्याह करने आया हुआ है, जिसकी उम्र 60 साल है। सारे बाल सफेद हो गए हैं, आधे दांत टूट चुके हैं। राजा से ठीक से अब चला भी नहीं जा रहा। वो 16 साल की राजकुमारी से ब्याह को आ गया है और मूरत राजा अपने से भी उम्र दराज राजा से बेटी का ब्याह कर रहा है। राजकुमारी को इस बात का और गहरा सदमा लगा कि राजा किसी तरह बला टालना चाहता है। अगर मैं राजा की खुद की बेटी होती, मुझे रानी ने जन्म दिया होता, तो राजा ऐसा हरगिज नहीं करता। लेकिन मैं तो जंगल में मिली हुई लड़की हूँ, राजा से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। मुझे रानी ने कुत्ते के बच्चे की तरह पाल दिया है। लेकिन यह बूढ़ा राजा भी क्या खूब याद रखेगा इस ब्याह को? राजा मूरत ने राजकुमारी का ब्याह फूलपुर के बूढ़े राजा से करा दिया। सुबह में राजकुमारी का विदाई कराकर राजा ले चला। राजकुमारी जब नगर से बाहर हुई तो अपनी पालकी रुकवाई और राजा से बोली, राजन, अभी हमारे ब्याह की असली रस्म अभी बाकी है। हमारे राज्य का नियम है कि दूल्हे को दुल्हन से युद्ध करना पड़ता है। जब दुल्हन हार जाती है तब राजा की दुल्हन मानी जाती है, वरना अभी तक मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। अब आप मुझसे लड़ने को तैयार हो जाओ और मुझे अपनी पत्नी बना लो। राजा बोला, भला यह कैसा रिवाज है? मैं भला लड़ कैसे सकता हूँ? राजकुमारी बोली, आप क्या राजा नहीं हो? अरे, जब आप राजा हो तो जिंदगी में बहुत लड़ाइयां लड़ी होंगी, उसमें जीत हार हुई होगी। राजा बोला, अब यह मेरी उम्र युद्ध लड़ने की नहीं है। राजकुमारी बोली, ब्याह भी एक युद्ध से कम नहीं है। पति पत्नी की उम्र एक समान होनी चाहिए, वरना वो जिंदगी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आपको यदि मुझे पत्नी बनाना है तो यह युद्ध करना होगा, वरना आप हार मानकर पालकी में मुंह छिपाकर अपने राज्य को लौट जाओ। राजा बोला, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मेरे सैनिक तुम्हें जबरदस्ती मेरे महल में ले जाएंगे। तब राजकुमारी बोली, मूर्ख राजा, यही तो तुम्हें भ्रम है। ये तेरे झींगुर सैनिक मेरे को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। राजा सैनिकों से बोला, सैनिकों, देखते क्या हो? इस बिगड़ैल राजकुमारी को पकड़ लो और इसका हाथ पैर बांधकर पालकी में डाल दो। राजकुमारी बोली, मेरी कटारी बहन, तुम अपने म्यान से बाहर आओ और इस दुष्ट के सैनिकों का संहार कर दो और इस दुष्ट की दोनों आंखें फोड़ दो। कटारी को आदेश मिलने की जरूरत थी। वो पल भर में सैनिकों को मारकर खदेड़ दी तथा राजा की आंख फोड़ डाली। पालकी के कहार थर थर कांपने लगे। तब राजकुमारी बोली, तुम लोग नहीं घबराओ, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी। तुम लोग इस मूर्ख राजा को लहंगा पहनाकर पालकी में बिठाकर इसके राज दरबार ले जाओ। राजकुमारी वहां से चल दी और कंचनपुर राज्य में आ गई। वह सीधे कुशाल के दरबार में आ गई। राजा कुशाल राजकुमारी संजना को अपने दरबार में देख अचंभित हुआ, वो भी शादी के जोड़े में। राजा बोला, राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? तब राजकुमारी बोली, मैं वहीं आ गई हूँ जहाँ मुझे पहले होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ होती तो आपके पिता की जान नहीं जाती। राजकुमार बोला, राजकुमारी,
आपके पिता मूरत आप पर बहुत नाराज होंगे, वो हमारे राज्य पर फिर से हमला कर देंगे। राजकुमारी संजना बोली, राजन, वह मेरे पिता नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ जिसे जन्म के समय माँ बाप ने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन राजा मूरत की रानी दया बस मुझे उठाकर महल में ले आई, एक बेटी की तरह प्यार दिया, मगर मुझे पिता का प्यार नहीं मिला। मूरत मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। मेरा ब्याह भी फूलपुर के बूढ़े राजा से कराने की कोशिश किया, मगर सौभाग्य से बच गई। राजकुमारी अब भी कुशाल से बात कर ही रही थी कि मंत्री बोला, राजन, ये राजकुमारी हमारे लिए शुभ नहीं हो सकती। राजा मूरत हमारे राज्य पर हमला कर देगा, बहुत खून खराबा हो जाएगा, राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राजा कुशाल बोला, मंत्री जी, हम युद्ध के डर से अपना धर्म नहीं भूल सकते। अभी फिलहाल राजकुमारी संजना हमारी मेहमान है, इन्हें आदर के साथ रनिवास में ठहराया जाए। इसके बाद हम राजकुमारी से बाद में बात करते हैं कि राजकुमारी मुझसे क्या चाहती है। यदि राजकुमारी मुझसे ब्याह करना चाहती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। राजकुमारी संजना रनिवास में चली गई। उधर राजा मूरत को खबर मिली कि राजकुमारी संजना फूलपुर के राजा की दोनों आंखें फोड़कर उसके सैनिकों को मारकर भाग गई है। राजा बोला, यह कैसे संभव है? भला वह अकेली सैनिकों को कैसे मार सकती है? तब संदेशवाहक ने बताया, राजकुमारी के पास एक कटारी है, उसी से सबकी हत्या की है। राजा मूरत को याद आया कि अरे हाँ, उसके पास तो एक कटार भी थी जो उसके साथ पड़ रही थी। वह कोई जादुई कटारी थी, मगर वह तो सिर्फ राजकुमारी की रक्षा के लिए थी। संदेशवाहक बोला, नहीं महाराज, वह कटारी राजकुमारी का आदेश मानती है और उसके कहने पर किसी का भी सिर काट सकती है। राजा बोला, वह सारी दुनिया का सिर भले काटने का आदेश दे दे, मगर वह मुझे मारने का आदेश नहीं दे सकती। इसी बात का लाभ उठाकर मुझे राजकुमारी की हत्या कर देनी है और उसकी कटारी हासिल कर लेनी है। राजा जासूसों को आदेश दिया कि जाकर पता लगाओ कि राजकुमारी कहाँ छिपी है। यदि मिल जाती है तो बहला फुसला कर आदर के साथ उसे दरबार में ले आओ। तब एक जासूस ने बताया, महाराज, मुझे सब पता है कि राजकुमारी इस वक्त कहाँ है। राजकुमारी इस वक्त कुशाल के रनिवास में रानी बनकर रहने चली गई है। कुशाल ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। राजा यह बात सुन आपे से बाहर हो गया कि औलाद अपनी असलियत पर आ ही गई, मगर वो नहीं जानती कि उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह अब कुशाल के साथ में मरेगी। अच्छा होगा कि मेरे सारे दुश्मन एक साथ मरेंगे। राजा मूरत ने फूलपुर से मदद ली, फिर तेलूराम और मक्खीराम से मदद ली और अचानक से दिन के उजाले में कंचनपुर पर हमला कर दिया। इस बार उसके सहयोगी अलग अलग नहीं बल्कि साथ साथ मिलकर राजा कुशाल पर चढ़ाई किए। ये खबर राजा कुशाल को हुई तो बहुत घबरा गया। उसने कभी सेना का संचालन नहीं किया था। उसका मंत्री और सेनापति पहले ही भाग खड़े हुए तो सैनिक भी लड़ने में असमर्थता जाहिर कर दिए। कुशाल बुरी तरह घबरा गया और भागकर संजना के पास गया। अब बहुत मुश्किल घड़ी आ पड़ी है। मूरत मिलकर सेना बनाकर हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। हमारे सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सेनापति भी भाग गया है। अब हमें भी यहाँ से भाग लेना चाहिए। राजकुमारी बोली, राजन, सारी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, उनका अपना स्वार्थ है, उन पर आपको विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, मुझ पर आपको भरोसा करना चाहिए। जब हम और आप साथ हैं तो कोई भी सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप यह मेरी कटारी लो और युद्ध के मैदान में अकेले जाओ। राजकुमारी ने अपनी कटारी निकाली और कटारी को आदेश दी, कटारी बहन, आप हमारे पति की आज्ञा का पालन करो। ये जो भी तुम्हें आदेश देंगे तुम वही करो। राजकुमारी संजना कुशाल से बताई, आप जरा भी परेशान मत होइए, ये कटारी 100 राजाओं की सेना पर अकेले भारी है। कुशाल राजकुमारी की कटारी लेकर चल पड़ा और कटारी को आदेश दिया, तुम राजाओं सहित उनकी सारी सेना को भस्म कर डालो। कटारी को आदेश की जरूरत थी। वो उड़कर आसमान में चली गई और आसमान से सेनाओं पर बिजली गिरने लगी। देखते देखते राजाओं की सेना जलकर राख में बदल गई। राजा मूरत भी मारा गया। तेलूराम, मक्खीराम सब मारे गए। उन राजाओं की नगर में कोहराम मच गया। बचे खुचे लोग राज दरबार और नगर छोड़कर भाग गए। एक साथ 5 राजाओं के राज्य पर कुशाल का अधिकार हो गया। संजना कुशाल की रानी बनकर कंचनपुर में रहने लगी। अब कुशाल का कोई मुकाबला करने वाला राजा नहीं था।
और एक आध थे भी, तो वो डर से दुबक गए थे। उन्हें खबर हो गई थी कि रानी के पास एक जादुई कटारी है जो किसी की भी गला काट सकती है, तो कौन जानबूझकर अपनी गला कटवाए। अब कुशाल को अपनी प्रजा पर समय देने का वक्त मिल गया। वह प्रजा के बीच में जाने लगा। प्रजा अपने राजा से खुश रहने लगी। इस तरह राजा रानी के रहते कई साल गुजर गए। तब रानी संजना राजा से बोली, महाराज, आपको अपने महल में किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही है? राजा बोला, मुझे कमी तो महसूस हो रही है, मगर हम चाहकर भी उस कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सारे प्रयास बेकार जा रहे हैं। संजना बोली, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। तब राजा बोला, क्या इस कमी को आपकी कटारी पूरा कर सकती है? कोई रास्ता बता सकती है? रानी बोली, यह बात तो मैं भूल गई थी कि मेरी कटारी बहन हमेशा मेरे साथ रहती है। वो अपनी कटारी से बोली, बहन, अब तुम ही हमारी कोई मदद करो। मुझे कोई औलाद नहीं हुई है, और बिना बेटे की औरत कैसी? बिना बेटे की औरत उस ठूठ भैंस के समान है जो न तो दूध ही देती है न बच्चे जनती है। किसान उसे डंडे मारकर भगा देता है या फिर कसाई को बेच देता है। कटारी बोली, संजना बहन, निराश ना हो। तुम्हें खुद पता नहीं है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें हमारी सहायता की अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे मौकों पर खुद से मदद कर दिया करूंगी। रानी अपने आप पर हैरान हुई। मुझे कुछ नहीं पता है, भला यह कैसे हो सकता है? राजा बोला, रानी, आप अभी इस मामले में नई हो, इसीलिए आपको पता नहीं है। आप अपनी दासी से सहायता लो, वह सब कुछ जानती है, और आप हमारी रानी माँ से भी तो सहायता ले सकती हो। रानी संजना बोली, रानी माँ मुझसे नाराज रहती है। उनको लगता है कि ससुर जी महाराज की हत्या मैं ही कराई थी। अगर मैं नहीं चाहती तो वह नहीं मारे जाते। वह अक्सर कहती रहती है कि जब संजना के पास जादुई कटारी थी तो तुम उससे मेरे पति की रक्षा क्यों नहीं की? राजा कुशाल बोला, मैं आज माँ की गलत फहमी दूर कर देता हूँ। चलो हम रानी माँ के पास चलते हैं। राजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब पिताजी की हत्या हुई उस समय संजना आपकी बहू नहीं थी। वह राजा मूरत की बेटी थी, उसके महल में थी, उसके महल का अन्न खा रही थी, इसलिए अपने पिता की गलत कामों के प्रति भी वफादार थी। लेकिन जब मूरत ने खुद संजना के साथ धोखा किया, अपने से भी बड़े उम्र के राजा के साथ इसे जबरदस्ती भेज दिया, तब इसकी नींद खुली कि मूरत जैसे लोग किसी के नहीं होते। तब यह अपनी असली जगह पर आ गई। अब ये आपकी बहू है और शक्तिशाली बहू है। इसके दम पर हम सभी जिंदा है। यह हमारे महल की देवी है। माँ, आपको इससे नफरत नहीं करनी चाहिए। यह आपसे बहुत प्रेम करती है। इसने हमारे राज्य को 2 बार बचाया है, और फिर हमारे पिता के कातिल को भी तो इसने ही ठिकाने लगवाया है। रानी माँ के समझ में आ गया कि कुशाल ठीक कह रहा है। हमारी बहू स्वार्थी नहीं है, बल्कि इस राजमहल के प्रति वफादार है। तब रानी माँ ने खुद अपनी देखरेख में संजना को रखने लगी। समय के साथ महल में राजकुमार की किलकारी गूंजी। राजा कुशाल ने अपने बेटे का नाम अभय रखा। रानी माँ ने कुशाल से बोली, बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तो मैं कंचनपुर से बाहर कंचन नदी पार कर सुमनपुर गई थी। वहाँ एक देवी का विशाल मंदिर है। मैंने देवी से तेरे लिए आशीर्वाद लिया था कि तू 100 साल तक निर्विवाद रूप से शासन करेगा। ऐसी मान्यता है कि जब कोई राजकुमार 5 साल का होता है तब उसकी माँ अपने राजकुमार को लेकर उस मंदिर में जाती है और मंदिर की माता से मन्नतें मांगती है, तो मंदिर की माता राजकुमार की माँ की मन्नत स्वीकार कर लेती है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर में जाना और संजना से मन्नतें मंगवाना। राजा बोला, माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। बस तुम राजकुमार अभय को 5 साल के होने पर मुझे याद दिला देना। इस तरह समय गुजरने लगा। इस बात को रानी माँ भूल गई तो कुशाल को भी इस बात का याद नहीं रहा। संजना तो वैसे ही भुलक्कड़ थी, वो किसी बात को याद नहीं रखती थी। इस तरह 7 साल गुजर गए तो एक दिन अचानक से राजा को ख्याल आया कि माँ ने मुझसे कुछ कहा था। वह माँ से पूछने गया, माँ, मुझसे आपने कुछ कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या कही थी। रानी माँ को याद आ गया, अरे मैं तुझे सुमनपुर जाने को बोली थी, मगर वह समय तो निकल गया है। अब है 7 साल का हो चुका है। अब जल्दी से जाओ और वहां मंदिर में मन्नत मांगाओ। पत्नी और बच्चे को साथ ले जाना। अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लेना। तुमने 2 साल की देर कर दी है। राजा कुशाल अपनी रानी संजना और राजकुमार अभय को लेकर
दूसरे दिन ही सुमनपुर चला गया। राजा को पहले कंचन नदी पार करना था, तो राजा ने कंचन नदी पार कर लिया। राजा के लिए वहां पहले से नाव तैनात कर दी गई थी। राजा ने माता के मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना किया। पत्नी ने अपने बेटे के लिए मन्नत भी मांगी। उसके बाद मंदिर से बाहर कुछ दान पुण्य भी किए और नदी के तट पर आ गए। नाविक ने राजा को नाव पर बिठाकर नाव पार कराया, लेकिन नाव नदी के बीच में आते ही एक भयानक बवंडर उठा और नाव पलट गई। राजा रानी खुद नदी में डूबने लगे। नाविक ने किसी तरह राजा रानी को नदी से बाहर निकाला, जबकि नाविक राजकुमार को नहीं बचा सका। राजकुमार नदी के तेज धार में बह गया। राजा रानी के साथ अपने दरबार लौट आया और राजकुमार की खोज के लिए पूरी ताकत लगा दिया। सैकड़ों गोताखोर लगा दिए, लेकिन राजकुमार न तो जिंदा मिला, न ही मरा हुआ बरामद किया जा सका। रानी संजना का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आदमी कभी कभी गम में इतना डूब जाता है कि अपने पास के संसाधन को भूल जाता है। उसकी हालत गोद में बच्चा और नगर में डिंडोरा वाली हो जाती है। रानी के पास कटारी थी, वह उससे भी पूछ सकती थी, उससे मदद भी मांग सकती थी। उधर राजकुमार नदी में बहता हुआ जा रहा था कि एक बंजारे की नजर उस पर पड़ गई। उसने राजकुमार को पानी से बाहर निकाल लिया और अपने घर ले गया। उसके पास एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जो 6-7 साल की थी। बंजारे ने सुना कि राजा का राजकुमार खो गया है, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि मेरे पास जो बच्चा है वह राजकुमार है। मैं इस राजकुमार के सहारे अपनी बेटी को महल की रानी बना सकता हूँ। उसके मन में लालच आ गई। वह राजकुमार को अपने घर में लाया तो राजकुमार ने पूछा, मैं अब कहाँ हूँ? तब बंजारे ने बताया, आप अभी अपनी ससुराल में अपनी पत्नी के साथ हो। राजकुमारों का ब्याह इसी तरह किया जाता है। अब आप 12 साल तक मेरे घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ बिताओगे, उसके बाद ही राजमहल लौट पाओगे। बंजारा बेटी को भी समझा दिया, ये तुम्हारा पति है, तुम इसकी सेवा करो। जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब तुम दोनों का ब्याह होगा। राजकुमार बंजारे के घर में रहने लगा। उधर रानी संजना को ख्याल आया कि मैं अपनी कटारी से मदद ले सकती हूँ। वह कटारी से बोली, कटारी बहन, मेरी मदद करो, मेरा राजकुमार खो गया है, वह जिंदा है या नहीं है? कटारी बोली, संजना बहन, राजकुमार बिल्कुल सुरक्षित है और अपनी होने वाली पत्नी के साथ है। वो 12 साल बाद खुद ही महल में वापस आ जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, अपने काम में लग जाओ। इस तरह राजा रानी अपने काम में लग गए। उधर बंजारे की लड़की और राजकुमार साथ साथ रहने लगे। समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा। बंजारा राजकुमार को सबसे छिपाकर रखा था। इस बात की भनक दूसरे बंजारों को भी नहीं लगने दी थी। राजकुमार घर में ही रहते रहते सयाना हो चुका था। वह दिन के वक्त औरतों के कपड़े पहनकर रहा करता था, तो रात में खुले में राजकुमार बनकर रहता था। राजकुमार अब सयाना हो चला था। एक दिन बंजारों के सरदार को पता चल गया कि एक युवक सुधो बंजारे के घर में रहता है, तो वह बंजारों से गुप्त मीटिंग किया। सुधो के घर में छापा मारो और उस युवक को पकड़ लो, हम उस युवक को मृत्यु दंड देंगे। बंजारों के सरदार ने रात में छापा मरवाकर राजकुमार को पकड़ लिया और उसे एक पेड़ में बंधवा दिया। वह राजकुमार से बोला, गुस्ताख युवक, तुमने हमारे कबीले में आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। हम तुम्हें बहुत खतरनाक मौत देंगे। संयोग था कि सुधो बंजारे की लड़की पकड़ में नहीं आई थी और वह भागकर राज दरबार के लिए चल दी थी। वह राज दरबार में आधी रात में पहुंच गई और द्वारपाल से बोली, मुझे इसी वक्त राजा से मिलना है। राजा के राजकुमार अभय की जान खतरे में है। राजा के साथ उसकी रानी भी थी। वो राजकुमार की बात सुनते ही सकते में आ गई। रानी की कटारी बोल पड़ी, बहन संजना, अब देर मत करो, राजकुमार की जान खतरे में है। तुम मुझे इस बंजारन को सौंप दो। ये कोई गैर नहीं है, ये हमारी बहू है। राजकुमार इसके साथ 12 साल से रह रहा है। दोनों के तन मन एक हैं। रानी संजना ने कटारी को आदेश दिया, कटारी बहन, तुम बहू और राजकुमार की मदद करो। जाओ, दुष्टों को दंडित करो। रानी बंजारन लड़की से बोली, तुम इस कटारी को ले जाओ और इससे जो भी मदद लेनी है ले लो। बंजारन कटारे लेकर तुरंत कंचन नदी के किनारे गई, जहां उसका गांव था। कबीले के सरदार ने राजकुमार को बांध रखा था। कबीले का सरदार लड़की को देखते ही बोला, इसे भी बांध दो। अरे, यह भी तो इसके साथ बराबर की दोषी है। कबीले के नियम के अनुसार
अब इसे 7 लड़कों के साथ एक बार में ब्याह करना पड़ेगा। बंजारण लड़की बोली, कटारी माँ, इस दुष्ट की जबान काट लो जो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। इसके गुन्नों के हाथ काट लो, हमारे पति का बंधन काट दो। कटारी का प्रभाव देखकर सारे बंजारे भाग खड़े हुए। सरदार बिना वाणी का हो गया था, उसके गुर्गे बिना भुजा के हो गए थे और बाकी बचे बंजारे भाग गए थे। बंजारण लड़की राजकुमार को साथ लेकर राजा के महल में वापस आ गई। रानी ने उस लड़की का स्वागत किया और विधिवत राजकुमार का ब्याह बंजारण से करा दिया। राजा रानी अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और किस्मत अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। धोखे और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि नेकी और वफादारी इंसान को हर मुश्किल से निकालकर मंजिल तक पहुंचा ही देती है। यही एक रोचक और भावनात्मक कहानी है जो बताती है कि कैसे सच्चा प्रेम, निस्वार्थ त्याग और बुद्धिमानी इंसान को हर बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकती है। ये कथा रिश्तों में विश्वास और स्त्री के सम्मान के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कई हजार वर्ष पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम मोहनपुर था। वहां भगवंत नाम के राजा राज करते थे, जो अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयावान थे। वह हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कुछ न कुछ नया करते रहते थे। पहले प्रजा की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। अपने पालतू पशुओं को पानी पिलाने के लिए उन्हें जंगल के ताल तक जाना पड़ता था और खुद पीने के पानी के लिए भी वे ताल या नदी पर निर्भर रहते थे। नदी हर गांव से होकर नहीं बहती थी, इसलिए पानी के लिए कोसों दूर चलना पड़ता था। मगर राजा भगवंत ने हर गांव में तालाब और कुएं खुदवा दिए, जिससे प्रजा की पानी की समस्या खत्म हो गई। प्रजा के लोग राजा पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें देवता के समान मानने लगे। राजा ने ये सब अपने आप नहीं किया था, बल्कि अपनी रानी चित्रा के कहने से किया था। विद्वान सही कहते आए हैं कि एक सफल पुरुष की तरक्की में एक स्त्री का हाथ होता है, और उनका यह कथन बिल्कुल सच है। स्त्री के बिना पुरुष का जीवन संभव नहीं है। माँ उसे जन्म देती है, पालती है और उसे संस्कारी बनाती है। वह एक स्त्री ही होती है जो अपने पुत्र को स्वावलंबी बनाती है और अपनी देखरेख में उसे जवान करती है। बाद में जवान होने पर जब पुरुष की शादी होती है तो पत्नी घर आती है, जो एक मित्र की तरह कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में साथ देती है। वह पुरुष को बुरे रास्ते पर जाने से रोकती है। जो पुरुष स्त्री को ठीक से समझते हैं वे इस दुनिया में कभी बुरी परिस्थिति में नहीं फंसते। बुरे वही फंसते हैं जो स्त्री की अनदेखी करते हैं, जो माँ की बात नहीं मानते, बहन की बात नहीं मानते, पत्नी की नहीं सुनते। वही बुरे व्यसनों में फंसते हैं। राजा की रानी चित्रा बहुत गुणवान स्त्री थी। उन्होंने अपने पिता के राज्य में प्रजा के सुख दुख को बहुत नजदीक से देखा था। उन्होंने देखा था कि उनकी अपनी माँ प्रजा के हित के लिए अपने आभूषणों तक का त्याग कर देती थी, मगर कभी प्रजा पर संकट नहीं आने देती थी। गुणवान पिता के पुत्र गुणवान होंगे या नहीं ये जरूरी नहीं है, परंतु गुणवती माँ की संतान गुणवान होती है तो वहीं चरित्रहीन स्त्री के बच्चे भी चरित्रहीन हो जाते हैं। किसी की बेटी बहन पर बुरी नजर रखने वाले लंपट स्त्री की संतान होते हैं। धर्मपरायण स्त्री की संतान सभी स्त्री को अपनी बहन बेटी समझते हैं। मनुष्य के सारे दोष और गुण स्त्री के चरित्र पर निर्भर करते हैं। राजा की रानी एक धर्मपरायण रानी थी। राजा ने पत्नी के गुणों का अनुसरण किया तो राजा की प्रजा खुशहाल हो गई। रानी के कहने पर राजा ने प्रजा के लिए कुएं और बावली बनवा दिए। रानी के कहने पर राजा ने नगर में एक किसान मंडी का निर्माण भी करा दिया, ताकि कोई भी किसान अपनी फसल आने पौ दाम में न बेचे, बल्कि नगर में ले आकर पहले सही मूल्य का पता लगा ले और उसके बाद बेचे। राजा के दरबार में पहले अन्न से लेकर सब्जी दूध तक व्यापारी ही आपूर्ति करते थे, मगर रानी की सलाह से अब ग्रामीण आपूर्ति करने लगे। इससे व्यापारियों में खलबली मच गई। पहले वे किसानों से सस्ते में खरीद कर फिर और कीमत बढ़ाकर राजा को बेचते थे। अब किसान बहुत सस्ते में सामान उपलब्ध करा दे रहे थे। इससे तो व्यापारियों की पोल पट्टी भी खुल गई कि वे कितना ज्यादा लूटते थे। फिर भी राजा के सामने रोते थे कि महाराज, घाटा हो रहा है, आप मेरी मदद कर दो। तो राजा ऊपर से और भी मदद कर दिया करते थे। रानी की एक सलाह ने जहां ग्रामीणों की किस्मत बदल कर रख दी थी,
वहीं सेठों और व्यापारियों को परेशानी में डाल दिया था। उन्हें पता था कि राजा से, हाथी से, चोर से, महात्मा से और वेश्या से पंगा लेने वाला बुरा फंस जाता है। वे राजा के कुकुभाजन, क्रोध का पात्र बनने वाले थे। राजा ने जल्द ही किसानों के ऊपर लगे कर को 4 आने से 2 आना कर दिया, जबकि व्यापारियों पर कर 2 आने से बढ़ाकर 4 आना कर दिया। उन्हें पहले ही सस्ते में अब सामान नहीं मिल रहा था, ऊपर से राजा ने कर बढ़ा दिया। व्यापारियों ने हड़ताल भी की कि हम अब दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करेंगे। ये सुनकर राजा परेशान हुआ और रानी के पास गया कि आपकी सलाह ने तो हमें मुश्किल में डाल दिया है। व्यापारी अब राज्य छोड़ने का मन बना लिए हैं। रानी बोली, ये तो आपके राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि बेईमान व्यापारी यहाँ से चले जाए। राजा बोले, व्यापारियों के जाने से तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। रानी बोली, महाराज, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुएं से हजारों बाल्टी पानी रोज निकलता है, क्या कुआं सूख जाता है? आदमी रोज मरते जीते रहते हैं, क्या दुनिया से आदमियों की कमी हो गई है? महाराज, व्यापार चलते रहने का नाम है। नदी और व्यापारी को हमेशा चलते रहना चाहिए। आप घोषणा करवा दो कि व्यापारी जितनी जल्दी हो सके नगर छोड़ दे। मैं अपने पिता के नगर से हजारों व्यापारियों को बुलवा लूंगी। दूर के व्यापारी डर कर ईमानदारी के साथ काम करेंगे। राजा ने शाम में नगर में डुगडुगी बजवा दी कि नगर में हड़ताल कर रहे व्यापारी जल्द से जल्द नगर छोड़कर चले जाएं। हजारों नए व्यापारी नगर में आने को तैयार है। ये खबर सुनकर व्यापारियों के पसीने छूट गए। वे तो राजा पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल कर रहे थे कि राजा बढ़ाया हुआ कर वापस ले ले, मगर राजा ने तो सचमुच नगर छोड़ देने का फरमान सुना दिया। दूसरे दिन कोई भी व्यापारी फिर हड़ताल पर नहीं आया। सभी अपने अपने काम में लग गए। राजा को समझ में आ गया कि रानी बहुत समझदार है, तो राजा रानी के कहे अनुसार ही चलने लगा। अब कोई भी काम करता तो रानी से सलाह ले लेता। राजा की प्रजा अत्यंत खुश थी। राजा रानी के विवाह के 10 वर्ष गुजर गए थे, मगर राजा को कोई संतान नहीं हुई। इस बात का दुख राजा से ज्यादा उसकी प्रजा को था। प्रजा में तो अब चर्चे होने लगे थे कि राजा को अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। एक दिन राजा को लगा कि उन्होंने प्रजा के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। प्रजा उनकी जय जयकार कर रही होगी। उन्हें खुद भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानना चाहिए। राजा, जैसा कि रानी से पूछे बिना कोई काम नहीं करता था, तो रानी से सलाह लिया कि रानी, मैं सोचता हूँ अपनी प्रजा के बीच भेष बदल कर जाऊं। प्रजा हमारे विषय में क्या सोच रही है, यह हम देखना चाहते हैं। रानी बोली, आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी प्रजा की राय जाननी है। राजा रानी दूसरे दिन एक बूढ़े और एक बुढ़िया का भेष बनाकर गांव में निकल गए। उन्हें देखकर लगता था कि वे काफी बूढ़े हैं। वे एक गांव में पहुंचे जहां एक चबूतरे पर बैठकर कई स्त्री पुरुष बातें कर रहे थे। वे राजा रानी के विषय में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, भाई, राजा परम दयालु है, वह प्रजा का ख्याल रखने वाला है, मगर उसमें एक बड़ी कमी हो गई है। वह रानी के आदेश पर चलता है। रानी के आदेश के बगैर तो लघु शंका भी नहीं कर सकता। एक स्त्री बोली, यहाँ तक तो ठीक है, राजा रानी का आपसी मामला है या प्रेम है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, राज को कोई संतान अब तक नहीं हुई है, इस पर तो हम चुप नहीं रह सकते। हमें भी अपने अगले होने वाले राजा का इंतजार है, मगर अब तक वह पैदा ही नहीं हुआ है। हमें तो लगता है कि राजा में कोई कमी है। तभी एक आदमी बोल पड़ा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राजा बिल्कुल ठीक है, रानी ही बांझ है, वह बच्चे नहीं जन सकती। स्त्री बोली, तो राजा कौन दलिद्दर है, उसके पास कौन धन संपदा की कमी है, वह दूसरा विवाह भी तो कर सकता है। राजा लोग तो 2-3 रानियां रखते ही हैं। तब एक आदमी बोला कि राजा में हिम्मत ही नहीं है कि दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री भक्त है, रानी का नौकर है, और रानी कब चाहेगी कि उसकी सौतन महल में आए और वह सौतन के अधीन रहे। तब सभी एक साथ बोले कि हाँ भाई, यही एक समस्या है, राजा चाहकर भी विवाह नहीं कर सकता। तब स्त्री बोली कि राजा हमारे लिए इतना करता है, क्या हम राजा के लिए रानी से मान नहीं कर सकते कि वह राजा को अब आजाद कर दे? राजा स्वेच्छा से विवाह कर ले और राज्य के लिए राजकुमार पैदा करे। तभी एक बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, राजा बुरा मान जाएगा और हम पर कोई नया कर लगा देगा तो हम बुरे फंस जाएंगे।
राजा ने रानी को इशारा किया कि यहाँ से दूसरी जगह चलते हैं। दोनों वहां से चल दिए। वे एक दूसरे गांव में गए। वहां के लोग काफी दयालु थे। दोनों दंपति को देखकर उनसे पानी और भोजन के विषय में पूछा। उन्हें पानी और भोजन दिया भी। उनके घर के सामने राजा रानी बैठ गए। दोनों वृद्धा रूप में थे तो कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था। वहां भी चर्चा राजा को लेकर ही चल रही थी। सभी रानी को दोषी ठहरा रहे थे, स्वार्थी बता रहे थे कि रानी राजा को अपने बस में कर ली है। खुद तो कोई संतान जन नहीं रही, राजा को दूसरा विवाह भी नहीं करने दे रही। वह राजा का सत्यानाश कर देगी। ठोंठ गाय और बांझ स्त्री से कभी किसी का भला नहीं हुआ। राजा रानी की बुराई नहीं सुनना चाहता था तो इशारा किया कि यहाँ से चलते हैं। इस तरह राजा कई जगह गए और एक तरह की बात सुनने को मिली। कोई भी प्रजा के लोग अपने दुख से दुखी नहीं थे, बल्कि राजा के दुख से दुखी थे। राजा सब हालचाल जानकर महल लौट आया। वह प्रजा के लोगों पर काफी नाराज था। उसकी प्रिय रानी पर प्रजा के लोग अच्छे विचार नहीं रखते थे, जबकि प्रजा को जो भी सुविधा मिली थी वह रानी के वजह से मिली थी। राजा रानी से बोला कि महारानी, मैं अब प्रजा पर कोई डील नहीं देने वाला। अब टैक्स भी 2 आने से बढ़ाकर 4 आने कर दूंगा। रानी बोली, महाराज, आपकी प्रजा का ख्याल कोई बुरा नहीं है। मेरी गलती है कि मैं आज तक आपको उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। यदि मेरी कोई संतान होती तो प्रजा मुझे सिर आंखों पर बैठाकर रखती। राजा बोला, रानी, कभी कभी औलाद विलंब से भी पैदा होती है, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तब रानी बोली, नहीं महाराज, 1-2 साल में ही संतान नहीं हुई तो यह दोष में आता है। हम स्वार्थवश अब तक चुप थी, मगर अब चुप नहीं रहूंगी। आप अब अपना विवाह कर लीजिए। राजा बोला, रानी, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं भला विवाह कैसे कर सकता? और आप तो जानती हो कि किसी की दूसरी पत्नी भली नहीं मिलती। और फिर मैं आपके सिवा किसी स्त्री पर भरोसा नहीं करता। रोज दरबार में स्त्रियों के मामले आते रहते हैं जो किसी न किसी तरह पति से धोखेबाजी कर रही होती है। कोई अपने पति को छोड़ दूसरे के साथ रह रही होती है तो कोई अपने बच्चे और पति को छोड़ प्रेमी संग रहना पसंद कर रही होती है। यह देखकर तो स्त्रियों से भरोसा उठ गया है। मैं आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। रानी बोली, महाराज, यह दुनिया है, इसमें अच्छे भले सभी तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की स्त्रियां भी रहती हैं। आप 2-4 ओछी स्त्रियों के चलते सभी स्त्रियों को गलत नहीं कह सकते। मैं खुद आपका विवाह कराऊंगी, पर मुझे भरोसा है। राजा बोला, रानी, हमें आपके खानदान पर भरोसा है, परंतु मैं अब कोई विवाह नहीं कर सकता। मैंने एक बार कह दिया कि अन्य स्त्रियों पर मुझे भरोसा नहीं। मैं रोज दरबार में इस तरह के मामले देखा करता हूँ। रानी बोली, आप राजा हो, आपको किसी पर शंका नहीं करनी चाहिए। एक सेठ अपनी बहू पर शंका कर बहुत बुरा फंस गया था। वह तो दयालु बहू थी जो ससुर को माफ कर दी, वरना वह फांसी चढ़ जाने का अपराध किया था। राजा बोला, कौन सा सेठ? मैंने कभी उसकी कहानी नहीं सुनी। आप जरा उसकी कहानी सुनाओ। रानी बोली, क्यों नहीं? आप जब कहानी सुन लेंगे तो आपके मन से स्त्री के प्रति मन में बसी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तब रानी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक नगर में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम सुमंत था। उसकी शादी हो गई थी और उसकी खूबसूरत बहू भी घर आ गई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मगर रोजी रोटी सिर्फ प्यार से नहीं चला करती, तो अक्सर सुमंत व्यापार के लिए दूसरे नगर जाया करता था और वह कई महीने बाद लौटता। कभी कभी विदेश चला जाता तो उसे आने में 1 साल भी लग जाते। एक बार गर्मी के दिन थे। सेठानी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सेठ की बहू को पानी लाने के लिए मजबूरी में कुएं पर जाना पड़ा। सेठ की बहू पानी लेने कुएं पर गई। अक्सर पुराने समय में एक गांव में 1 या 2 ही कुआं होता था, जिससे पानी भरने के लिए गांव की औरतें जाया करती थी और आते जाते प्यासे राही भी कुएं से प्यास बुझाते थे। सेठ की बहू पानी लेने गई थी। वह ऋतु क्रिया से गुजर रही थी, इसलिए उसने सिर्फ 1 कपड़े ही पहने थे। संयोगवश बहुत प्यासे 4 राहगीर वहां पहुंच गए और सेठ की बहू से पानी पिलाने की याचना की। सेठ की बहू बड़ी असमंजस में पड़ गई कि क्या करूं। उस अवस्था में पानी पिलाना उसके लिए मर्यादा के खिलाफ था, क्योंकि उसने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे। उस अवस्था में झुकने से शरीर के गुप्त अंग भी
कम कपड़े में दिख जाते। अगर पानी नहीं पिलाती तो अतिथि धर्म का पाप लग जाता। अतः बहू बहुत चतुर थी। उसने चतुराई से कहा कि राहगीर, मेरा एक नियम है, मैं उन्हीं को पानी पिलाती हूँ जो मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अतः आप लोग मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए और उसके बाद पानी पी लीजिए। राहगीर प्यासे थे, उन्हें जल्दी से जल्दी पानी पीना था, तो पहला बोला, हाँ बहन, जल्दी पूछो और पानी पिलाओ, बहुत जोर की प्यास लगी है। बहू बोली, पहले आप यह बताइए कि आप कौन है। राहगीर बोला, मैं एक पथिक हूँ, गांव से नगर जा रहा हूँ। बहू बोली, इस संसार में केवल 2 ही पथिक है, उनमें से आप कौन है। राहगीर बोला, बहन, इस संसार में मेरे ख्याल से हर मनुष्य एक पथिक है। अब आप कहती हो कि सिर्फ 2 पथिक है, तो मुझे यह पता नहीं कि 2 पथिक कौन है। बहू बोली, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, आपने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे ही पानी पिलाऊंगी। पहला निराश होकर कुएं से पीछे हट गया। तब दूसरा पथिक बोला, बहन, पानी पिला दो, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। बहू बोली, आप कौन हो। तो वह राहगीर बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ। बहू बोली, इस संसार में केवल 2 ही गरीब है, उनमें से आप कौन है। राहगीर बिना बोले पीछे हट गया, उसे स्त्री के सवाल के जवाब पता नहीं थे। तब तीसरा राहगीर बोला, बहन, पानी के बगैर मेरे प्राण निकल जाएंगे। बहू बोली, आप कौन हो। वह पथिक बोला, मैं गंवार आदमी हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं। बहू बोली, इस संसार में 2 ही गंवार हैं, उनमें से आप कौन हो। उस राहगीर के पास भी स्त्री के सवालों के जवाब नहीं थे। वह राहगीर भी चुपचाप पीछे हट गया। अब चौथा बोला, बहन, पानी पिला दो। बहू बोली, आप कौन हो। तब राहगीर बोला, मैं एक मूर्ख आदमी हूं, आप मुझे पानी पिला दो। तब बहू ने उससे भी सवाल किया, इस संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं, उनमें से आप कौन है। उसके पास भी सवालों के उत्तर नहीं थे, वह भी पीछे हट गया। तब बहू बहुत चतुराई से बोली, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपनी बहू और बहन समझा है और अपने पीहर के लोगों को बिना कुछ मीठा खिलाए पानी पिलाना अतिथि धर्म के खिलाफ है, इसलिए आप मेरे घर चलिए। मेरा घर नजदीक में ही है, वहीं मैं आपको पहले अपने भाई बंधु की तरह खाना खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी। चारों बहुत प्यासे और भूखे थे। स्त्री के बताए अनुसार उसके आगे आगे चल दिए। कोई भी समझदार पुरुष स्त्री के पीछे नहीं चला करता, उसके अंगों को नहीं देखता। राहगीर भी मर्यादा में रहने वाले थे। उन्हें पता था कि किसी भी पराई स्त्री के पीछे पीछे चलना, उसके पीछे के अंगों को देखना भी मर्यादा के खिलाफ समझा जाता है। इसीलिए वे पथिक चतुर और चालक थे। उसके बताए हुए घर पहुंच गए। सेठ की बहू भी जल्दी से घर में गई और अपनी सासू माँ से 4 अतिथियों को पानी पिलाने और भोजन खिलाने को कहा। सासू माँ भी धर्मपरायण थी। उन्होंने अतिथियों का सत्कार किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया और अतिथियों को प्रेम से विदा किया। सेठ दूर से ही बहू के साथ 4 लोगों को घर में जाते देखा था और बहुत देर बाद निकलते देखा, क्योंकि खाना खाने में अतिथियों को बहुत देर लग गया। पूरे 1 घंटे बाद स्त्री की बूढ़ी सासू से विदा ले अपने गंतव्य के लिए निकल गए। सेठ जो दूर से यह सब देख रहा था, उसे अपनी बहू के चरित्र पर शक हुआ। शक की बात भी थी कि 4 आदमी किसी अनजान स्त्री के घर में जाए और घंटे भर बाद निकले तो किसी भी भले आदमी को शक हो जाएगा। उस पर और शक गहरा गया कि वे पहचान में भी नहीं आ रहे, वे अपने गांव के भी नहीं है, नाते रिश्तेदार भी नहीं है। सेठ को विश्वास हो गया कि बहू चरित्रहीन है। वह एक को नहीं बल्कि 4 बदमाशों को मेरे घर नहीं रहने पर घर में बुलाती है और उनके साथ घंटों रंगरेलियां मनाती है। सेठ ने 4 लोगों के घर में एक साथ आने की बात अपनी पत्नी से भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर मन ही मन सोचने लगा, अगर आज चुप रह गया तो कल को यह मेरे घर को बाजार बना देगी, मेरा घर तो विशाल बन जाएगा। उसने सोचा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं उसका खिलाफ किया तो बहू बदमाशों से मुझे मरवा भी सकती है। सेठ बहुत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजा से इसकी शिकायत करनी चाहिए। तो वह राजा के यहाँ बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दिया। राजा तुरंत एक सिपाही भेजकर सेठ की बहू को राज दरबार बुलाने का आदेश भिजवाया। सिपाही सेठ के घर आदेश लेकर गया। सेठ की पत्नी अपने दरवाजे पर राजा के सैनिक को देखकर आश्चर्यचकित हुई और सैनिक से बोली कि सैनिक,
आप किस उद्देश्य से आए हो? तब सैनिक ने बताया कि आपके सेठ ने अपनी बहू के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है। राजा आपके बहू को दरबार में बुलाए हैं। बहू भी पास में खड़ी थी। वह बहू बहुत चतुर थी। वह सैनिक से बोली, सैनिक, तुम राजा से पूछ कर आओ कि राजा मुझे बेटी या बहू या किस रूप में मुझे दरबार में बुला रहे हैं। सैनिक बोला, बहन, यह तो मुझे पता नहीं। तब बहू बोली, आप राजा से पूछ कर आओ। सैनिक बोला, ठीक है, मैं राजा से पूछ कर आता हूँ। वह पुनः राज दरबार में गया और सेठ की बहू की बात ज्यों की त्यों राजा को सुना दिया। राजा पहले सैनिक की बात ध्यान से सुना। उसके बाद राजा ने सैनिक को आदेश दिया, उसे बहू के रूप में दरबार में हाजिर किया जाए और बहू के रूप में लाने के लिए पालकी भेजी जाए। सैनिक राजा के आदेश का पालन किया। सेठ की बहू को पालकी में बैठाकर दरबार में राजा के सामने हाजिर किया गया। तब राजा बोला, बहू, तुम्हारे पर तुम्हारे ससुर ने गलत इल्जाम लगाया है और तुम्हारी चरित्र पर शक कर रहा है और उसके अनुसार उसका शंका कोई गलत नहीं है। राजा सेठ के बहू से सवाल किया, तुमने अपने घर 4 आदमी को बुलाया था? बहू बोली, जी महाराज, मैंने एक 4 पथिक को अपने घर बुलाया था। राजा बोला, अनजान आदमी को घर में क्यों बुलाया था? बहू बोली, वह प्यासे थे, उन्हें पानी पिलाने के लिए बुलाया था। राजा बोला, पानी तो तुम उन्हें कुएं पर भी पिला सकती थी, फिर घर में बुलाने का क्या मतलब? तूने स्त्री के मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा है। तुम जानती हो तुम्हें उसके लिए दंडित किया जा सकता है या अपराध सिद्ध होने पर सिर कलम किया जा सकता है। बहू बोली, मुझे पता है महाराज, मैं कुएं पर पानी इसलिए नहीं पिला सकी क्योंकि उस समय मैं बहुत कम कपड़े में थी। मैं ऋतुक्रिया से गुजर रही थी। मैं उन लोगों के सामने झुक भी नहीं सकती थी। ऐसा करने से स्त्री धर्म की मर्यादा भंग हो जाती। मैंने स्त्री धर्म की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा और अतिथि धर्म का भी। इसीलिए उनको पानी पिलाने से इनकार करने के बजाय उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछे जिसका जवाब हर कोई नहीं दे सकता है। उसमें से कोई भी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, मुझे बहन और बेटी कहकर संबोधित कर रहे थे, तो मैं भी उन्हें अपना भाई बंधु मान घर बुलाया और सासू माँ ने उनको भोजन और पानी दिया। मैं तो घर में उनके सामने गई ही नहीं थी। आप इस बात की तस्दीक सासू माँ से पूछकर करा सकते हैं। संयोगवश सासू माँ भी वहीं पहुंच गई थी। वह बोली, महाराज, बहू बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बहू एक धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। अगर मेरे पति को बहू से शिकायत या कोई कमी नजर आए तो उन्हें मुझसे भी पूछ लेना चाहिए था। सेठ की पत्नी को बहू का पक्ष लेने से राजा को विश्वास हो गया कि सेठ की बहू निर्दोष है। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके चलते उसे अपमानित होना पड़े, बल्कि वह पुरस्कार की पात्र है। दोषी तो सेठ है जिन पर बुढ़ापे का असर हो गया है। हमारे राज्य में वृद्ध और बालक को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उनके अपराध भी क्षमा योग्य है। राजा बोला, बहू, तुम यह बताओ कि तूने राहगीरों से कौन सा प्रश्न पूछा था? तब बहू बोली, महाराज, मैंने पहले राहगीर से पूछा था कि तुम कौन हो, तो उसने अपने को एक पथिक बताया। मैंने कहा, पथिक तो 2 होते हैं, आप उनमें से कौन हो? तो वह नहीं बता सका। शायद आपके दरबार में उपस्थित कोई इसका उत्तर दे सके। राजा बोला, बहू, तुम उसका उत्तर भी स्वयं बताती चलो। तब बहू बोली, महाराज, पथिक 2 ही है, चांद और सूरज, जो निरंतर चलते रहते हैं, सदियों से चल रहे हैं और युगों तक चलते रहेंगे। जब मैंने दूसरे से पूछा कि तुम कौन हो भाई, तो दूसरे ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं। तो मैंने कहा, गरीब भी 2 ही हैं इस दुनिया में। और महाराज, उसका उत्तर है एक गाय और एक स्त्री, दोनों ही असहाय निर्बल होती है। जब मैंने तीसरे से पूछा कि तुम कौन हो, तीसरे ने कहा कि मैं गंवार हूं। तो महाराज, गंवार भी इस दुनिया में 2 है, भूख और प्यास हमेशा लगे रहते हैं। चौथे ने कहा कि मैं मूर्ख हूं। तो महाराज, मूर्ख भी 2 ही होते हैं और इस वक्त इस दरबार में बैठे भी हैं। पहला मेरा ससुर, जो बिना सोचे समझे न हमसे कुछ कहा न सासू से सलाह लिया, सीधा घर की इज्जत राज दरबार में लाकर उछाल दिया। और दूसरा मैं नहीं बता सकती, मैं दंड की भागीदार हो जाऊंगी। तब राजा बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम इस समय मेरी बहू के रूप में दरबार में आई हो। तुम्हें गुस्ताखी के लिए भी कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम्हें बड़े से बड़े अपराध के लिए भी दंड नहीं मिलेगा।
यहाँ तक कि राजा का अपमान करने पर भी तुम दंड की भागी नहीं बनोगी। बेधड़क, निडर होकर बेबाकी के साथ अपनी बात कहो। तब बहू बोली, महाराज, आपने जब मुझे बहू माना है तो भरे दरबार में यह बातें पूछने की क्या जरूरत थी? आप स्वयं भी तो इस बात को समझ सकते थे। अपनी बहू के नाते मुझसे पूछ सकते थे, सासू माँ से पता लगा सकते थे। महाराज, बड़ी सी बड़ी गलती को भी लोग घर की इज्जत नीलाम होने के भय से उसे दबा लेते हैं, उसे दूसरे को भनक तक नहीं लगने देते। जबकि मैं बिल्कुल निर्दोष थी, फिर भी आप मुझे अपनी बहू मानकर भी मेरी इज्जत पूरे दरबार में उछाल दिए। अतः दूसरा मूर्ख आप स्वयं हैं महाराज। राजा सेठ की बहू की बात सुनकर नाराज होने के बजाय बहुत खुश हुआ। बोला, बहू, तुम बिल्कुल सही और सच बोल रही हो। मैं तुम्हारी बातों का सम्मान करता हूँ। राजा ने सेठ की बहू को बहुत उपहार देकर पुनः पालकी में बैठाकर सम्मान के साथ विदा किया और दरबारियों से बोला, हमें गर्व है कि हमारे राज्य में इस तरह के चतुर, चालाक और समझदार औरतें रहती हैं। जरूरत पड़ने पर किसी गूढ़ विषय पर हम स्वयं चलकर उसके घर जाएंगे और उससे सलाह लेंगे। हमें बहुत खुशी है, परंतु अफसोस भी है कि सेठ, जो बड़े चालाक व्यापारी समझे जाते हैं, दूर दूर देशों में अपनी होशियारी के लिए जाने जाते हैं, बूढ़े होने पर अपनी ही बहू बेटियों पर बिना सोचे समझे शक कर बैठते हैं। हम राजा हों या प्रजा, छोटे हों या बड़े, अपने घर की बहू बेटियों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। हो सकता है 1000 में कोई एक बुरी भी हो तो उसे प्यार से समझाकर, न माने तो डराकर, उससे भी न माने तब उसके लिए हमारा राज्य दरबार उसे दंड देने के लिए है। रानी बोली, महाराज, यह कहानी काफी हद तक आप पर भी लागू हो रही है। आप स्त्रियों को बिना सोचे समझे गलत समझ रहे हो। राजा बोले, रानी, आप अब जो कहोगी मैं मान जाऊंगा। मैं विवाह भी कर लूंगा। आप जिस लड़की से कहोगी उससे विवाह कर लूंगा। रानी ने अपनी चचेरी बहन से राजा का विवाह करा दिया। हालांकि राजा ने रानी से प्यार में कोई कमी नहीं की। सौतन से दूसरे साल में दोनों रानियां गर्भवती हो गई। बड़ी रानी को एक पुत्री हुई, जबकि छोटी रानी को एक राजकुमार जन्म लिया। राजकुमार और राजकुमारी के जन्म पर दोनों रानियां खुश थीं। दोनों महल में बहुत प्रेम से रहा करती थी। वैसे भी दोनों आपस में बहनें थीं। रानी ने स्वेच्छा से बहन को छोटी रानी बना दी थी। एक दिन राजा खुश होकर घोषणा किया कि राजकुमारी भी हमारे लिए पुत्र के समान है, इसलिए अपने राज्य का आधा हिस्सा मैं अपनी राजकुमारी को दे दूंगा तथा आधा अपने राजकुमार को दे दूंगा। ये बात छोटी रानी को जरा भी अच्छी नहीं लगी। हर राज्य का नियम है कि राज्य राजकुमार को मिलता है। राजकुमारी तो जिस राज्य में ब्याह कर जाती है वहां का राज्य उसे स्वतः मिल जाता है। ये राजा को क्या हो गया कि राज्य का बंटवारा कराएंगे? छोटी रानी के दिमाग में यह बात घर कर गई कि यह सब बड़ी रानी की चाल है। उसे अब बेटी को भी राज्य में हिस्सा चाहिए। छोटी रानी के मन में शैतान बैठ गया। उसे बुरे ख्याल आने लगे। संसार में कोई कितना भी प्रिय हो, धन दौलत से कोई प्रिय नहीं होता। धन दौलत राज्य न हो तो फिर कौन राजकुमारी राजा से विवाह करती? सत्य तो यही है कि धन सर्वोपरि है। धन हो तो आपको चाहने वालों की कमी नहीं है, और धन नहीं है तो कोई हालचाल भी नहीं पूछता। माता पिता और पत्नी के अलावा सारे रिश्ते खोखले होते हैं। धन की आंधी उसे कभी भी धराशायी कर सकती है। छोटी रानी अपनी बहन को सबक सिखाने को ठान ली। उसके साथ उसकी एक दासी थी जो अति प्रिय थी। उसकी सहेली भी थी, उसे मायके से साथ लाई थी। पहले रानियां अपने साथ मायके से दासी भी साथ लाती थी, तो छोटी रानी मायके से दासी लाई थी। दासी रानी की अति प्रिय थी। रानी कोई भी सलाह दासी से ही लेती थी, अपना सुख दुख उससे ही शेयर करती थी। छोटी रानी ने बताया कि बड़ी बहन मेरे जन्मजात पुत्र से जल रही है, इसीलिए अपनी बेटी के लिए आधा राज्य राजा से मांग ली है। दासी बोली कि रानी, यह तो अनर्थ है। भला कोई राजा कुमार के रहते अपना राज्य राजकुमारी को देता है? राजकुमारी तो स्वतः ही रानी बनकर चली जाती है। मगर आप चिंता मत करो, इस संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल न हो। हम समस्या को ही मिटा देंगे। सबसे बड़ी समस्या वह राजकुमारी है। हम राजकुमारी को ही महल से गायब करा देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आप इसके लिए निश्चिंत रहो। बस मेरी एक मदद कर देना कि राजकुमारी को किसी तरह बड़ी रानी के गोद से निकालकर मेरे को दे देना। मैं जबरू फल वाले की टोकरी में बच्ची को उस वक्त रख दूंगी जब भोर के वक्त वह पश्चिम के जंगल में फल तोड़ने जाता है।
जब्बरू महामूर्ख है, पर टोकरी उठाकर सीधे जंगल चला जाता है। वह कभी टोकरी को देखता भी नहीं। रानी बोली, राजकुमारी को तो मैं ही चुटकियों में ला दूंगी, मगर देखना भेद न खुल जाए, वरना तुम भी मारी जाओगी, मैं भी मारी जाऊंगी। दासी बोली, कुछ बड़ा करने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। हमें पूरा उम्मीद है हम अपने चाल में कामयाब हो जाएंगे। रानी आधी रात के वक्त बड़ी रानी के गोद से बच्ची को उठा लाई। दासी उस बच्ची को भोर के वक्त झबरू फल वाले की टोकरी में डाल दी। झबरू भोर में टोकरी सिर पर रखकर जंगल में चला गया। सुबह होते होते वह जंगल के अंदर था। तभी उसे अपनी टोकरी में से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। झबरू सोचा कि यह भगवान, मेरी टोकरी में भूत घुसाया है। वह अपनी टोकरी जंगल के झाड़ी में फेंककर भाग खड़ा हुआ। वह भागता हुआ सीधे राज दरबार चला आया। वह बहुत घबराया हुआ था। पूछने पर दरबारियों से बताया कि मेरा सामना आज जंगल में भूत से हो गया था। मैं किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ। उधर बड़ी रानी की जब नींद खुली तो वह अपने पास राजकुमारी को नहीं पाई। उसे लगा कि राजकुमारी को छोटी रानी ले गई होगी, इसलिए कुछ देर तक वह राजकुमारी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मगर ज्यादा विलंब होने पर अपने बहन के कमरे में गई और पूछी कि तुम राजकुमारी को उठा लाई हो। तब छोटी रानी बोली, नहीं, मैं तो आज आपके कमरे की तरफ गई ही नहीं हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ राजकुमारी को? क्या वह आपके कमरे में नहीं है? रानी बोली, नहीं, वह मेरे कमरे में नहीं है। बात की खबर राजा को हुई कि राजकुमारी महल में नहीं है। बड़ी रानी उसे महल में खोजकर थक गई है। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि कोई राजकुमारी की चोरी क्यों करेगा। राजकुमारी तो नन्ही बच्ची है, उससे किसी को क्या फायदा हो सकता है। राजा राजकुमारी को खोजने के लिए राज दरबार के सैनिकों को आदेश दे दिया। उधर पश्चिम के जंगल में एक राक्षस राक्षसी रहा करते थे। हालांकि दोनों कभी किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वह एक अंधेरी गुफा में रहा करते थे। राक्षस राक्षसी के रहते बहुत वर्ष बीत गए थे। उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। राक्षसी इस बात से दुखी रहा करती थी। अक्सर राक्षस को उलाहना देती थी कि तुम तो मनुष्य से भी गए गुजरे हो। तुमसे अच्छा तो मैं किसी मनुष्य से विवाह कर ली होती, तो वह अभी एक दर्जन बच्चा पैदा कर दिया होता। तुम एक चूहा भी पैदा नहीं कर सके। राक्षस सफाई देता कि मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं, अब बच्चे नहीं हुए तो मैं क्या कर सकता हूं। वह उस दिन शिकार के चक्कर में निकला था। तभी उसको एक बच्ची मिल गई। वह एक टोकरी में पड़े पड़े रो रही थी। राक्षस उसे उठा लिया और अपनी गुफा में ले गया। राक्षसी राक्षस के हाथ में बच्ची देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली कि बहुत अच्छा किए जो मेरे लिए एक इंसान की बच्ची ला दिए। अब मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। राक्षस बोला, मैं इसे पालने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए लाया हूं। मैंने कभी इंसानी मांस नहीं खाया है, आज खाकर देखूंगा। राक्षसी बोली कि इस नन्ही बच्ची को खाने से तुम्हारा पेट तो भरेगा नहीं, उल्टे मनुष्यों के कोप भाजन बन जाओगे। किसी को पता चल गया कि अब तुम इंसान के मांस खाने लगे हो तो लाठी डंडा लेकर टूट पड़ेंगे। तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेंगे, इसलिए पागलपन मत करो। बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसका पालन करूंगी। राक्षस बोला, तुम इंसान की बेटी का पालन कैसे करोगी? राक्षसी बोली, वह सब मैं कर लूंगी। माँ चाहे इंसान की हो या राक्षस की, माँ तो सिर्फ माँ होती है। राक्षस उस बच्ची को अपनी पत्नी को दे दिया। वह पत्नी से उलझना नहीं चाहता था। राक्षसी अब उस बच्ची का पालन करने लगी। उधर जंगल के नजदीक एक गांव था। वहां नंदू नाम का एक ग्वाला रहता था। उसकी उम्र निकली जा रही थी, अब अधेड़ हो चुका था, तो उसे और उसकी पत्नी को चिंता खाई जा रही थी कि यदि हमें औलाद नहीं हुई तो फिर बुढ़ापे में हमें कौन संभालेगा। हमारे पास गायों के सिवा कोई दौलत भी नहीं है। उसकी पत्नी तो ग्वाले को समझाकर थक चुकी थी कि कोई संत महात्मा का आशीर्वाद लो, हमें हर हाल में एक औलाद चाहिए। ग्वाला सोचा कि जंगल में गाय चराने जाता हूँ, जंगल में ही किसी महात्मा का पता लगा लूंगा। महात्मा को कुछ दिन दूध दही मुफ्त में खिला दूंगा तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर वह जंगल में चला गया और जंगल में घूमने लगा। जल्दी ही उसे एक महात्मा मिल गए, तो वह महात्मा के आश्रम के पास अपनी गाय चराने लगा। फिर आश्रम की साफ सफाई करने लगा। वह रोज महात्मा के लिए दही दूध का प्रबंध कर देता। इस तरह उसे महात्मा की सेवा करते कई माह बीत गया।
एक दिन मौका पाकर महात्मा से अपनी फरियाद कर ही दिया कि महात्मा जी, मुझे कोई औलाद नहीं है, आप कृपा कर दो तो मुझे कोई औलाद हो जाए। तब महात्मा बोले कि वत्स, तेरे भाग्य में कोई औलाद नहीं है, अतः तुम इस तरह के विचार अपने मन से निकाल दो। तुम्हें चाहिए तो मुझसे धन दौलत मांग लो। तब ग्वाला बोला कि नहीं महात्मा, मैं धन दौलत लेकर क्या करूंगा, जबकि उसे कोई खाने वाला नहीं रहेगा। अतः आप मुझ पर कृपा करो और सिर्फ एक औलाद दे दो, और अधिक इच्छा हो तो हम 8-10 को भी संभालने में सक्षम है। आप हमें औलाद दो। महात्मा बोले, वत्स, औलाद से ही सुख मिलना होता तो मैं भी बहुत सारा औलाद पैदा कर लेता और सुख भोगता, मगर हमें ज्ञान हो गया कि विवाह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। यह बंधन जीव को भाव बंधन से मुक्त नहीं होने देता, तो मैंने विवाह ही नहीं किया और आज मैं बंधन से मुक्त हूँ। ग्वाला बोला, महाराज, मुझे बंधन से मुक्त नहीं होना, मुझे आप बंधन में ही रहने दीजिए। आपके तरह सभी सन्यासी नहीं बन सकते, और सभी सन्यासी बन गए तो चल गई दुनिया। इसलिए आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर मेरे को पुत्र प्रदान कीजिए। महात्मा बोले, यह असंभव है, तुम पुत्रवान नहीं हो सकते। ग्वाले को महात्मा पर बड़ी गुस्सा आया कि ससुरा 3 माह से माखन मिश्री खा रहा है, मेरा लाया दूध पी रहा है, और जब एक आशीर्वाद देने की बात आती है तो इसकी नानी मर जाती है। साले को 2 लाठी लगाऊंगा तो आशीर्वाद की झड़ी लगा देगा। वह महात्मा से बोला कि सीधी तरह नहीं सुन रहे हो तो मुझे बात मनवाना भी आता है। अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आशीर्वाद दोगे या नहीं। महात्मा बोले, नहीं, मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देने वाला। ग्वाले ने महात्मा के ऊपर जोरदार लाठी जड़ दिया। महात्मा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बोले, वत्स, मैं तो मजाक कर रहा था, अब भी आशीर्वाद देता हूँ कि तू पुत्रवान हो जा। तब नंदू बोला, साला, बिना उंगली टेढ़ी किए घी निकलता ही नहीं। कब से समझा रहा था कि बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मगर बाबा को तो सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक लाठी में ही अच्छी तरीका से सुन गए। वह घर लौट आया और खुशखबरी पत्नी को सुनाया। हालांकि महात्मा ने जो पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था उसके रहस्य को छिपा लिया था। वह ग्वाले से इसलिए नहीं बताए कि मूर्ख 2-4 लाठी और मार देगा। इस तरह समय गुजरने लगा। नंदू की पत्नी गर्भवती हुई तो दोनों अति प्रसन्न हुए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया, मगर जन्म देते ही नंदू की पत्नी चल बसी। पुत्र तो बच गया, परंतु पत्नी नहीं बची। पल भर में खुशियां मातम में बदल गई। अब नंदू के ऊपर बच्चे के पालने की जिम्मेदारियां पड़ी। वह बच्चे का पालन करने लगा। वह अब उलाहना लेकर महात्मा के पास भी नहीं गया। वह डर गया था। उसे लगा था कि मैंने महात्मा को मार दिया था, इसलिए महात्मा नाराज होकर बद्दुआ दे दिया था। वह बच्चे को साथ गाय चराने के लिए ले जाता। बच्चा भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय गुजरा और बच्चा 10 साल का हो गया कि एक दिन अचानक से नंदू चल बसा। उसे एक ठोकर लगी और गिरकर मर गया। गांव वालों को लगा कि यह लड़का राक्षस है। पहले अपनी मां को खा गया, फिर पिता को खा गया। हम इसे जंगल में छोड़ देते हैं। यदि गांव में रहा तो यह सभी गांव वालों को बारी बारी खा जाएगा। अतः गांव वाले उसे गाय सहित जंगल में छोड़ आए और बोले कि लौटकर गांव में मत आना, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। छोटा बच्चा बहुत डर गया। अब दिन भर तो डरते डरते गाय चराता रहा, मगर शाम होने पर वह रोने लगा। न तो उसके पास कुछ खाने को था, न तो उसके रहने की कोई जगह थी। वह जंगल में रोए जा रहा था कि तभी जंगल से राक्षस राक्षसी गुजरे। राक्षस को देखकर तो वह और भी डर गया। राक्षस राक्षसी से बोला कि बहुत सुंदर शिकार मिला है, हम इसे अभी खा जाते हैं। तब राक्षसी बोली कि हमेशा पागलों जैसा बात करते हो, भेजे में दिमाग तो है नहीं। अरे, ये हमारी बेटी की उम्र का है, आज नहीं तो कल बेटी का विवाह करोगे कि नहीं? तो किस इंसान के घर वर ढूंढने जाओगे? चलो पहले लड़के के विषय में पता करते हैं कि यह जंगल में कैसे आया और रो क्यों रहा है। राक्षसी उसके पास गई तो वह बहुत डर गया। तब राक्षसी बोली कि बेटा, डरो नहीं, तेरा अनिष्ट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी मदद करेंगे। तुम इस जंगल में कैसे आ गए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? लड़का बोला, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, मेरा अब कोई नहीं है। गांव वाले हमें गांव से निकाल दिए हैं। कहते हैं
कि तू राक्षस है, अपने माता पिता को खा गया है। वह मुझे इस जंगल में छोड़ गए हैं। राक्षसी बोली, तू घबरा मत बेटा, हम तेरे साथ हैं। हम तेरे रहने को घर बना देंगे, तुझे भोजन का बंदोबस्त करा देंगे। राक्षसी ने ग्वाले के लिए घर बना दिया, उसे खाने के लिए जंगल से फल लाकर दे दिया। वह ग्वाले से बताए कि तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, हमने सुरक्षित घर बना दिया है, इसमें कोई जीव जंतु नहीं आएगा। कल हम तुम्हारी गायों के लिए भी घर बना देंगे, तुम मौज के साथ जंगल में रहो। इस तरह जंगल में लड़का रहने लगा। राक्षस की बेटी रोज ग्वाले के पास खेलने आ जाती। इस तरह 8 साल गुजर गए। एक दिन राक्षसी बेटी से बोली कि अब तुम सयानी हो चुकी हो और ग्वाले के संग खेलने चली जाती हो, यह अच्छा नहीं है। अब तुम उसके साथ खेलने नहीं जाओगी, और यदि ग्वाला तुम्हें पसंद करता है तो उसे तुमसे विवाह करना होगा। लड़की बोली, वह तो कब से कह रहा है, मैं ही डर रही थी कि कहीं आप लोग यह बात जानकर उसे मार मत दो। मुझे आज्ञा दो, मैं आज उससे बात करती हूँ। लड़की ग्वाले के पास जाकर अपनी बात बताई तो वह तो तैयार बैठा था। राक्षसी के इजाजत मिलते ही उसे विवाह कर लिया। राक्षस की बेटी ग्वाले के घर दुल्हन बनकर रहने लगी। एक दिन राज्य के राजा भगवंत किसी दूसरे राज्य से लौट रहे थे। जंगल में ही रात हो गई। वह जंगल में ठहरने का स्थान खोजने लगे। तभी उन्हें एक ग्वाले का घर दिखाई पड़ा। वह उस घर में चले गए और बताए कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, तुम्हारे घर आज ठहरना चाहता हूँ। ग्वाले ने राजा को ठहरने की जगह दी। उसकी पत्नी खाना बनाकर राजा को खिलाने लगी। खाना खाने के बाद राजा अपने गले से एक लॉकेट उतारकर स्त्री को दे दिया। तो स्त्री बोली, महाराज, ऐसा तो मेरे गले में पहले से है, मेरे जन्म से साथ में है। राजा बोले, जन्म से साथ है? राजा खुद स्त्री के गले को देखा, फिर स्त्री के कान को देखा जिस पर जन्म के समय निशान था। राजा पहचान गया कि यह तो मेरी अपनी राजकुमारी है। वह लड़की से बोला कि तुम मेरी अपनी बेटी हो, बचपन में तुझे किसी ने चुरा लिया था और कहीं गायब कर दिया था, तुम इतने दिन कहाँ थी? तब लड़की ने बताया कि पिताजी, मेरा पालन एक राक्षस और राक्षसी ने किया है। राक्षस ने मेरे पति का भी पालन किया है और उसकी मर्जी से हम विवाह किए हैं। राजा बोला, ठीक है, मुझे तेरे विवाह से कोई ऐतराज नहीं है। अब जो भी तेरा पति है वह मेरा दामाद है। अब तुम दोनों मेरे साथ राजमहल चलो। राजकुमारी पति के साथ राजमहल चली गई। राजा बोला कि अब मैं राज्य का बंटवारा कर दूंगा, आधा राज्य तुम्हारा है और आधा तेरे भाई का। राजकुमारी बोली कि पिता, इससे तो अच्छा था कि मैं मिलती भी नहीं, मैं अपने भाई का हिस्सा कैसे लूं? मुझे आपके राज्य से कुछ नहीं चाहिए। मेरा भाई मिल गया, आप मिल गए, मेरी माँ मिल गई, मेरी छोटी माँ मिल गई, मुझे सारा संसार मिल गया, मुझे इस राज्य का क्या करना? राजकुमारी की बात सुनकर छोटी रानी रो पड़ी। वह जिस राज्य को पाने के लिए राजकुमारी को जंगल में फेंकवा दी थी, वह एक पल में राज्य का त्याग कर दी। वह राजकुमारी से बोली कि बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं ही तेरी असली गुनाहगार हूँ, मैंने ही तुम्हें जंगल में फेंकवाया था, राजा मुझे कठोर दंड दे। राजकुमारी बोली, नहीं माँ, तुम दोषी नहीं हो, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, अपयश तेरे को लगना था, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वह राजा से बोली कि पिताजी, मेरी माँ निर्दोष है, जो कुछ भी हुआ मेरे भाग्य का खेल था। राजा ने रानी को माफ कर दिया तथा राजकुमारी के पति को राज्य का मंत्री बना दिया। सभी साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। जीवन में चाहे कितनी भी धन दौलत और शक्ति क्यों न मिल जाए, सच्चा प्यार, रिश्ते और संतोष ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। स्वार्थवश किया गया काम हमेशा दुख देता है और सच्चाई व निस्वार्थ प्रेम की जीत अंत में होती है। बहुत ही पुराने समय की बात है। कृष्णापुर नाम के एक राज्य में चतुरसेन नाम का एक आदमी रहता था। चतुरसेन खेती किसानी करके अपना पेट पालता था। चतुरसेन के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी चमेली ही थी। इसके अलावा चतुरसेन के पास एक बहुत ही हट्टी कट्टी भैंस भी थी। वह भैंस चतुरसेन को अपनी पत्नी चमेली से भी ज्यादा प्यारी थी। चतुरसेन सुबह शाम उसे घास डालता, जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी भैंस को नहलाता धुलाता और उसे चारा खिलाता। इसके बाद वह खेतों में काम करने के लिए निकल जाता। दोपहर के समय उसकी पत्नी खेतों में ही उसे खाना देकर आती। शाम ढलने पर
जब चतुरसेन अपने घर वापस आता तो सबसे पहले वह सीधा अपनी प्यारी भैंस के पास जाता, उसे चारा खिलाता और फिर उसका दूध निकालता। चतुरसेन की भैंस सुबह शाम 5-5 सेर दूध दिया करती थी। इसी कारण उसके घर में दूध, घी और मक्खन की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी प्यारी भैंस का बहुत ही ख्याल रखता था। जब भी चतुरसेन घर पर होता तो उसका अधिकतर समय अपनी प्यारी भैंस के पास ही गुजरता। उसकी भैंस भी उसे खूब अच्छी तरह से पहचानती थी। जब भी चतुरसेन उसके पास आता तो वह बड़े ही प्यार से सिर हिलाती और गले में बंधी हुई घंटी को बजाने लगती। कभी कभी वह चतुरसेन के पैर चाटने लगती। बस यूं मान लीजिए कि वह भैंस चतुरसेन के परिवार का एक अटूट सदस्य ही थी। जब भी चतुरसेन थका हारा अपने खेतों से वापस लौटता तो अपनी भैंस को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। पूरे कृष्णापुर में चतुरसेन और उसकी प्यारी भैंस के खूब चर्चे होते थे। लेकिन एक रात को तो गजब हो गया। रात को सोने से पहले जब चतुरसेन ने अपनी भैंस को तबेले में आखिरी बार देखा तो भैंस वहीं पर थी, परंतु सुबह उठकर जब वह अपनी भैंस को नहलाने धुलाने गया तो भैंस वहां से गायब थी। यह देखकर चतुरसेन की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सोचने लगा, अरे कहाँ गई मेरी भैंस। सोचते सोचते उसका कलेजा मुंह को आने लगा था। उसने जमीन पर गड़ी हुई मजबूत खूंटी को देखा जिसमें भैंस के गले में बंधी हुई रस्सी बंधी रहती थी। खूंटी सही सलामत अपनी जगह पर थी, लेकिन भैंस की रस्सी वहां पर नहीं थी। भैंस गायब थी। कुछ देर तो चतुरसेन अपने माथे पर हाथ रखे हुए वहां पर बैठा रहा। फिर अचानक वह जोर से चिल्लाया, अरे चमेली। उसकी पत्नी चमेली भागती हुई वहां पर आई। चतुरसेन ने कहा, भैंस गायब है। चमेली कहने लगी, क्या भैंस गायब है? कहाँ गायब है? क्यों गायब है? कब गायब हुई? एक ही सांस में चमेली ने सवालों की झड़ी लगा दी। चतुर ने कहा, अरे मुझे क्या मालूम, रात को तो देखकर गया था, तब यहीं पर थी और इस खूंटी से बंधी हुई थी। उसने जमीन में गड़े हुए खूंटे की ओर इशारा करते हुए कहा। चमेली बोली, अरे खूंटे से बंधी थी तो गायब कैसे हो गई? कहीं आपने रस्सी खुली तो नहीं छोड़ दी थी? हाँ बिल्कुल यही हुआ होगा। वैसे भी आप तो दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ हो। चतुरसेन झुंझलाकर बोला, अरे नहीं रे, क्या बात करती है तू? पहले कभी रस्सी खुली छोड़ी है मैंने जो अब छोड़ूंगा? और फिर उसके गले में घंटी भी तो बंधी थी। अगर वह भागती तो उसके गले की घंटी भी जरूर बजती। और तू तो जानती है कि मेरी नींद कितनी कच्ची है। घंटी अगर बजती तो मैं जरूर उठ जाता, लेकिन मैं नहीं उठा, इसका मतलब घंटी नहीं बजी। ये कहने के बाद चतुर अपनी भैंस की याद में रोने लगा। अपने पति को रोता हुआ देखकर चमेली प्यार से बोली, अरे भैंस ही तो गायब हुई है, तुम्हारी पत्नी थोड़ी ना खो गई है जो तुम इस तरह से गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अगर बाहर निकलकर भैंस को ढूंढोगे तो यहीं आसपास मिल जाएगी। अपनी पत्नी की बात चतुर को बिल्कुल सही लगी। उसने रोना धोना बंद किया और बाहर निकलकर अपने आस पड़ोस के लोगों से भैंस के बारे में पूछताछ करने लगा। लेकिन भैंस किसी भी पड़ोसी के यहाँ पर नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते अब शाम ढल चुकी थी। चतुरसेन के गांव कृष्णापुर में शाम के समय बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत किया करते थे। वह गांव की छोटी मोटी समस्याओं को हल किया करते थे। उस शाम जब पंचायत बैठी तो रोता कलपता चतुरसेन भी वहां पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सरपंच ने चतुरसेन से पूछा, क्या हुआ चतुर, तू इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है? चतुरसेन ने कहा, सरपंच जी, मेरी भैंस गायब हो गई है। गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? आसपास ढूंढो जरा, यहीं कहीं पर होगी। सरपंच ने उदास होते हुए कहा। नहीं सरपंच जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, परंतु मेरी भैंस कहीं पर नहीं मिली। चतुर ने कहा, तब तो तुम ऐसा करो, कल सुबह सुबह महाराज के यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाओ। अब तो महाराज ही तुम्हारी भैंस का पता लगवा सकते हैं। तुम्हें उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, सरपंच ने सलाह दी। सरपंच की बात सुनकर चतुर मायूस हो गया, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और शाम के समय राज दरबार बंद हो चुका होता था। चतुर वापस अपने घर लौट आया। उस रात चतुरसेन को नींद नहीं आई। वह सारी रात करवटें बदलता रहा और अपनी भैंस को याद करके आंसू बहाता रहा। जैसे ही सुबह हुई, चतुरसेन महाराज के दरबार में जाने की तैयारी करने लगा। उसने गहरी नींद में सोई हुई अपनी पत्नी चमेली को उठाया और कहने लगा, तू भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जा, भाग्यवान, राजा के दरबार में चलना है। पत्नी कहने लगी,
अरे तुम भी हद करते हो, मैं भला वहां जाकर क्या करूंगी? महाराज को क्या मेरी सुंदरता दिखानी है? चतुरसेन कहने लगा। अरे तू भी पगली है, तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर लड़कियां राजमहल में भरी पड़ी हैं। महारानी जी की सेवा करने वाली दासियां भी तुझसे कहीं अधिक सुंदर होंगी। तुझे तो मैं इसलिए चलने को कह रहा हूँ क्योंकि तेरा भाई सुंदरलाल महाराज के शाही तबेले में काम करता है। अगर वहाँ किसी तरह की कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी तो तेरा वहाँ पर होना बहुत ही काम आएगा। चमेली ने लाख मना किया परंतु चतुर नहीं माना। आखिरकार चमेली को भी तैयार होकर राज दरबार में जाना पड़ा। सुबह सुबह दरबार शुरू ही हुआ था कि चतुरसेन अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता वहां पर आ गया। वह महाराज के सामने हाजिर हुआ तो कृष्णपुरा के महाराज कृष्णदास कहने लगे, अरे भाई तुम कौन हो? रोते पीटते यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज के पूछने पर चतुरसेन ने अपनी भैंस के गायब होने की पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। महाराज ने सवाल किया, क्या तुमने अपने आस पड़ोस में अपनी भैंस को ढूंढा? चतुरसेन कहने लगा, जी महाराज, मैंने अपने आस पड़ोस में भी तलाश किया लेकिन मेरी भैंस कहीं पर नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि कृष्णापुर का कोई चोर उसे चुरा कर ले गया। महाराज ने गरज कर कहा, यह संभव नहीं हो सकता। तुम्हारी भैंस कृष्णापुर के बाहर तो कभी जा ही नहीं सकती क्योंकि कृष्णापुर की सारी सीमाएं हमने बंद कर रखी हैं। आजकल कृष्णापुर की सीमाओं से लगने वाले जंगल में एक शेर का बड़ा ही आतंक है। इस शेर को मारने के लिए हमने कृष्णापुर की सीमाओं पर हर तरफ बहादुर सैनिकों को तैनात कर दिया है। तुम्हारी भैंस खूंटे से छूटकर भाग गई हो या किसी ने चोरी की हो, वह कृष्णापुर से बाहर नहीं जा सकती। तुम एक काम करो, हम अपने 2 सैनिक तुम्हारे साथ भेजते हैं। उनके साथ कृष्णापुर के उन सभी लोगों के घर जाओ जिन्होंने भैंसें पाल रखी है। वहां जाकर अपनी भैंस को तलाश करो। मेरा विचार है कि पूरे कृष्णापुर में ऐसे 100 से ज्यादा घर नहीं होंगे। अगर शाम तक तुम्हारी भैंस मिल जाए तो ठीक, वरना तुम कल फिर दरबार में हाजिर होना। हम तुम्हारी समस्या का कोई और समाधान ढूंढेंगे। चतुरसेन बड़े ही दुखी मन से सैनिकों के साथ घर घर जाकर अपनी भैंस ढूंढने लगा लेकिन उसकी भैंस का कोई अता पता नहीं चला। अब शाम भी हो चुकी थी और चतुरसेन भी थक चुका था, इसीलिए उसने सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। चतुरसेन भी अपने घर वापस लौट आया। आज की रात भी चतुरसेन को नींद नहीं आई, वह बस करवटें ही बदलता रहा। अगली सुबह होते ही वह सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ राज दरबार में पहुंच गया। उसे देखते ही महाराज ने पूछा, तुमने कृष्णापुर के सभी भैंस पालने वालों के यहाँ पर अपनी भैंस की तलाश की? हाँ महाराज, मैंने सभी जगह तलाश किया परंतु कहीं भी मेरी भैंस नहीं मिली। महाराज ने पूछा, अच्छा जरा बताओगे कि तुम्हारी भैंस कैसी है? महाराज, मेरी भैंस बहुत ही सुंदर है, मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर। वह बहुत ही हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त है। उसके गले में एक सुंदर सी घंटी भी बंधी है। यह सुनकर महाराज बुदबुदा हुए, क्या घंटी भी बंधी थी? चतुर ने कहा, जी महाराज। अच्छा तो ठीक है, अगर तुमने कृष्णापुर के सभी तबेलों में अपनी भैंस को खोज लिया है और तुम्हें अपनी भैंस नहीं मिली तो तुम ऐसा करो, आखिरी तबेले राजा के तबेले में भी एक नजर मार लो। हमारे तबेले की भैंस दिखाने के लिए हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद महाराज चतुरसेन और उसकी पत्नी को लेकर अपने शाही तबेले में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर चतुर का साला यानी चमेली का भाई सुंदरलाल एक भैंस को नहला रहा था। वह भैंस बहुत ही उछल कूद मचा रही थी। चतुरसेन उस उछल कूद मचाती हुई भैंस को देखकर जोर से चिल्लाया, महाराज यही है मेरी भैंस। महाराज ने चतुरसेन को गुस्से भरी नजर से देखा और कहने लगे, तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? चतुर बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं महाराज, लेकिन मेरी भैंस तो यही है। राजा ने कहा, परंतु इसके गले में तो घंटी नहीं है। ये कहते हुए राजा ने भैंस के गले की ओर इशारा किया। तब तक भैंस अपने मालिक चतुरसेन को पहचान कर उसके निकट आ गई और उसके पैर चाटने लगी। यह देखकर महाराज हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझते हुए देर न लगी कि यह भैंस सचमुच चतुरसेन की ही है। तब राजा ने गुस्से से शाही तबेले में काम करने वाले और सभी भैंसों की देखभाल करने वाले सुंदरलाल को अपने पास बुलाया और गरजते हुए पूछा, सुंदरलाल, यह भैंस शाही तबेले में कैसे आ गई? महाराज का क्रोध देखकर सुंदरलाल के मानो तोते उड़ गए थे। उसने घबराकर और बड़ी ही दीनता से अपनी बहन चमेली की ओर देखा। जब चमेली को यह लगा कि उसका भाई अब फंस जाएगा और महाराज उसे कोई कठोर दंड दे देंगे,
तो वह एकदम से महाराज के पैरों में गिर पड़ी और बिलक बिलक कर कहने लगी, महाराज, मेरे विवाह को 3 साल हो गए हैं, लेकिन चतुरसेन ने मेरे प्रति कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। यह तो सुबह शाम रात दिन अपनी भैंस की सेवा में ही लगे रहते हैं। दिन भर यह खेतों में काम करते हैं। मैं तो सिर्फ इनके लिए खाना पकाने, कपड़े धोने और बर्तन मांजने वाली नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरे पति के पास मुझसे 2 प्यार के बोल बोलने के लिए समय ही नहीं है। जब इनके तबेले से यह भैंस गायब हुई, तब जाकर इन्होंने मुझसे कोई बात की है। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने ही इस भैंस को अपने तबेले में से रात के समय उसके गले में से घंटी निकालकर अपने भाई सुंदरलाल को थमा दी थी और उससे कहा था कि इसे महाराज के तबेले में बांध दो, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि चतुरसेन सारी दुनिया में भैंस को तलाश कर लेगा, परंतु राजा के तबेले में भैंस को तलाशने का विचार उसके मन में कभी नहीं आएगा। परंतु आप जैसा न्यायप्रिय राजा तो चतुरसेन को अपने शाही तबेले में भी ले आया। अब मैं क्या करती महाराज? यह भैंस तो मेरे लिए एक सौतन से कम नहीं थी और इससे छुटकारा पाने का बस एक यही रास्ता था, लेकिन मैं अपनी कोशिश में असफल रही। मैं अपने इस अपराध को स्वीकार करती हूँ, किंतु आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझ पर दया कीजिए महाराज, और मेरे पति को समझाइए कि विवाह के बाद पति को अपनी पत्नी के प्रति सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वह अपना मायका, सहेलियां, परिवार सब कुछ छोड़कर उसके पास आई है। उसे अपनी पत्नी को सुखी रखना चाहिए, घर के कामों में उसका सहयोग करना चाहिए, न कि अपने आप में मस्त होकर पत्नी को भुला देना चाहिए। मैं अपने घर पर भी सभी काम करती थी, साथ ही साथ अपनी गाय भैंसों का भी ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे पति मुझे इस भैंस को हाथ भी नहीं लगाने देते। महाराज के सामने चमेली फूट फूट कर रो रही थी। महाराज को चमेली की बातें सुनकर उस पर बहुत ही दया आने लगी। महाराज ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो चमेली, हम तुम्हारी सारी बात समझ गए हैं, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। इसके बाद महाराज ने चतुरसेन की ओर क्रोधित होकर देखा, फिर गरज कर बोले, चतुर, तुम अपनी भैंस को एक ही शर्त पर अपने घर ले जा सकते हो। वह शर्त यह है कि तुम अपनी भैंस को अपनी मर्जी से अब हाथ भी नहीं लगा पाओगे, साथ ही अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे। मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है, जो एक पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूरा कर रही है। वह तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है। जब तुम्हारा परिवार बड़ा होगा तो तुम्हारी संतानों की देखभाल भी यही करेगी। चतुरसेन की समझ में अब सारी बात आ चुकी थी। वह हाथ जोड़कर महाराज से कहने लगा, जी महाराज, मैं आज से आपकी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। महाराज चमेली की तरफ देखकर कहने लगे, चमेली, अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि चतुरसेन हमारे आदेश का पालन करे। अगर इसने जरा सी भी चूक की तो तुम इसकी भैंस को कसाई को बेच देना। यह सुनकर चतुरसेन घबरा गया। नहीं नहीं महाराज, कसाई तो मेरी भैंस को काटकर बेच डालेगा। महाराज ने कहा, हाँ, तो अगर तुम अपनी भैंस को अपने घर में जीवित देखना चाहते हो तो आज से एक बात समझ लो, यह भैंस तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की हो गई है, क्योंकि विवाह के बाद पति की हर चीज पर पत्नी का अधिकार भी होता है। चतुरसेन गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आज से मैं अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा और इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर चमेली बहुत ही खुश हुई। इसके बाद महाराज ने चतुरसेन को उसकी भैंस सौंप दी। पति पत्नी अपनी भैंस को लेकर वापस अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से चतुरसेन अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखने लगा, जबकि चतुर की पत्नी चमेली उसकी भैंस का ख्याल रखने लगी। पति पत्नी दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। इस तरह की मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।